मेरे दिल में आज क्या है, तुम कहो तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तुम कहो तो मैं बता दूं। बच्चा कह रहा है बता दो सर, बता दो आपके दिल में क्या है। मेरे दिल में आज ये है कि आने वाली 4 या 5 क्लास जो होंगे वो सीएस प्रोफेशनल के कस्टम की होंगी जी। हमारी 9 क्लास कस्टम की हो चुकी हैं। वैसे मैंने कहा था कि 10 क्लास में प्रोफेशनल का हम कस्टम ख़त्म कर देंगे, बट 10 क्लास तो नहीं। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि 14 क्लास तो जरूर लगेंगे। मतलब 9 क्लास हो चुके हैं, 4 या 5 क्लास, मतलब 14 क्लास में हमारा कस्टम खत्म हो जाएगा। अच्छा, वैसे आप सब जानते हो जो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे हैं, ठीक है, अगर कोई बच्चा बैठा है नालायक बच्चा, तो मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये क्लास उनके लिए नहीं है, वो यहाँ से जा सकते हैं जी। और जो प्रोफेशनल वाले बच्चे बैठे हैं, अगर वो न्यू सिलेबस के हैं, तो आप सब जानते हो आपके एग्जाम में 10 नंबर का कस्टम है जी। और जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं उनके एग्जाम में 20 या 25 नंबर में कस्टम आता है। तो अब जो मैं चैप्टर कराऊंगा ना सर, ये बात ध्यान देना, न्यू सिलेबस वाले बच्चे तो ये मान के बैठ जाएं कि 90% कस्टम जो उनके एग्जाम में आना है वो खत्म हो चुका है जी। मतलब आप पेपर उठा के देख लेना अपना न्यू सिलेबस का, आपको मैं दिखा दूंगा 90% क्वेश्चन उसी में से बनेंगे जो अभी तक हमने कंप्लीट किया। अब 10% चांस है जो आने वाले 4 लेक्चर होंगे उसमें 10% चांसेस है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं सर, वैल्यूएशन हमने कंप्लीट कर लिया, एक क्वेश्चन फिक्स है 5 नंबर का, वैल्यूएशन में से बनेगा ही बनेगा। 5 नंबर तो हमारे वो पक्के हो गए। अब बैलेंस रह गए 5 नंबर जी। अब वो 5 नंबर या तो बनेंगे बैगेज में से, या वो बनेंगे ड्यूटी ड्रॉबैक में से, या वो बनेंगे इंपोर्ट प्रोसीजर में से, या वो बनेंगे टाइप्स ऑफ ड्यूटी में से, या फिर जो अभी हमारे छोटे मोटे चैप्टर बचे हैं उसमें से वो 5 नंबर का बनेगा। 5 नंबर का कहाँ से बनेगा वो मुझे आइडिया नहीं है, बट मैं इतना कह रहा हूँ कि बस दिक्कत 5 नंबर की है। 5 नंबर हमारे फिक्स है कि वो वैल्यूएशन में से बनेंगे ही बनेंगे। हाँ, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे ध्यान देनी, जो अब आने वाली 4 या 5 क्लास होंगी ना, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। उनके लिए इंपॉर्टेंट मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में 25 नंबर का भी कस्टम बना है, 20 नंबर का ये बना है, इवन 30 नंबर तक भी कस्टम गया सर। मतलब अगर 70 मार्क्स का इनडायरेक्ट टैक्स है तो न्यू सिलेबस में क्या है, 60 नंबर का जीएसटी, 10 नंबर में कस्टम, ठीक है। और ओल्ड सिलेबस में क्या है, 40 नंबर का जीएसटी, 45 का जीएसटी और 30-25 नंबर में कस्टम बनता है, क्योंकि उन्होंने वहां पे फिक्स नहीं किया हुआ, जबकि न्यू सिलेबस के अंदर फिक्स कर दिया। और कमाल की बात यह है दोनों में सिलेबस कस्टम का सेम है। तो मैं इसलिए न्यू सिलेबस वाले बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बिना बात के अंदर घुस मत जाना, क्योंकि फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा सर। सिलेबस दोनों का बराबर है, क्योंकि हमें पता है कि हाँ भाई अगर 10 नंबर का बना तो 10 नंबर का बनना कैसे है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, देखो मॉड्यूल आपके पास है, चाहे पढ़ने में पूरा टाइम लगा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ डाउट्स आएंगे सोल्व करने के लिए मैं बैठा हूँ, ठीक है। बट जब हमें पता है कि हाँ भाई 10 नंबर का यहीं से बनना है, तो वो चैप्टर हम बढ़िया तरीके से करेंगे। बाकी अगर एक बार आपने रीड भी कर ले तो भी वो काम चल जाएगा। हमें मेन टाइम जीएसटी 60 नंबर का है, इनकम टैक्स 30 नंबर का है, वहां लगाना है। कस्टम के 10 नंबर तो हमारे पक्के ऑलमोस्ट हो चुके हैं, मैं नहीं कह रहा पक्के हो चुके हैं, 5 नंबर तो 100% पक्के हो चुके हैं। अब गेम रह गई है 5 नंबर की न्यू सिलेबस वालों के लिए कि वो क्वेश्चन कहां से बनेगा, ठीक है। और बाकी ओल्ड वाले को तो मैंने बोल दिया कि मोस्ट इंपोर्टेंट आने वाले लेक्चर भी। अच्छा, अब सुना ध्यान से, अब जो आने वाले चैप्टर्स होंगे ना उसको हम मॉड्यूल से ही करेंगे। जो नोट्स मैंने बनवा दी हैं 71 पेज के, 71 पेज के आपके पास नोट्स हैं वो। अब कुछ बातें जो आने वाले लेक्चर्स की होंगी उसको मॉड्यूल से डिस्कस करेंगे, मॉड्यूल आपके पास है। और जो बातें हम मॉड्यूल से करेंगे ना उसका पीडीएफ भी जो है वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे और ग्रुप में भी डाल दूंगा। तो आप सिर्फ उस टॉपिक के नोट जो मॉड्यूल से करेंगे उसको डाउनलोड कर सकते हो। 71 पेज के साथ कंबाइन कर लेना, अप्रोक्सीमेट 130 या 40 पेज के नोट्स बनेंगे, जिसमें 10 नंबर में कस्टम खत्म हो जाएगा और ओल्ड सिलेबस वालों के लिए 25 से 30 नंबर में कस्टम खत्म हो जाएगा। आज हम एक चैप्टर करेंगे वेयर हाउसिंग का। अगर आपको ध्यान रहो, कल की रात को जो 10 बजे क्लास थी उसमें वेयर हाउसिंग की थोड़ी थोड़ी बातें मैंने की थी, बट मैंने कहा था कि प्रोफेशनल वाले बच्चों को मैं डिटेल में कराऊंगा, तो फाइनली आज वो टाइम आ चुका है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। कल हम चैप्टर करेंगे रिफंड का, और एक एडवांस रूलिंग का एक चैप्टर है कस्टम में, उसको कंप्लीट करेंगे। फिर एक चैप्टर करेंगे आपके अपील का, ठीक है, एक चैप्टर अपील का भी है, और छोटे मोटे मिसलिनियस टॉपिक्स हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। और देन फिर आपका है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एक आपका ना एफटीपी है। ओल्ड सिलेबस में कंफर्म क्वेश्चन बनता ही बनता है, न्यू सिलेबस के अंदर मेरे ख्याल से कोई चांसेस है नहीं, क्योंकि ऑब्वियस बात है इतना सारा सिलेबस है। बट हाँ, उनके अंदर भी एफटीपी है, उसके ऊपर मैं एक लेक्चर लगा दूंगा। और देन फिर 1 या 2 लेक्चर जो होंगे वो हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे, ठीक है। उसके अंदर हम करेंगे प्रैक्टिस। तो मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ 5 लेक्चर। 5 लेक्चर के बाद हमारा कस्टम सारा कंप्लीट हो जाएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए, ठीक है जी। तो टोटल अब आप देख सकते हो 9 और 5 कितने हो गए, 14 लेक्चर हो गए। दैट इज मोर देन सफिशिएंट, 10 नंबर का इसके अंदर से बन जाएगा जी, ठीक है। लो जी, तो देखो ध्यान से, अब टाइम वेस्ट नहीं करते, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं।
ये मॉड्यूल का, आपके मॉड्यूल का पेज नंबर 678 है, जहाँ पे वेयर हाउसिंग वाले प्रोविजन स्टार्ट हुए हैं। अब जहाँ जहाँ मॉड्यूल में गलतियाँ हैं उसको मैं रेक्टिफाई कर दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लेना जी। जहाँ जहाँ दिक्कत होगी वो मैं रिवाइज कर दूंगा, बाकी सारी बातें ऑलरेडी रिवाइज ही होंगी, ठीक है। अच्छा, अब सुना ध्यान से। अब जो आज हमें एक टॉपिक स्टार्ट करना है ना वेयर हाउसिंग का, ये टॉपिक ओल्ड सिलेबस वालों के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यू सिलेबस वालों के लिए मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, गेम 5 नंबर की है, कहाँ से बनेगा मुझे नहीं पता, ठीक है जी, बट हाँ टॉपिक आपके सिलेबस में है। इधर सुना ध्यान से, अगर मैं वेयर हाउसिंग की बात करूंगा सर, अब वेयर हाउसिंग का मतलब क्या, पहले बात समझो कि वेयर हाउसिंग का मतलब है क्या। सर एक बात मैंने सोच के बताना, जब हमने कस्टम में मेरे ख्याल से क्लास नंबर 3 या 4 में जब हमने इंपोर्ट प्रोसीजर किए थे, तो वहां पर मैंने कहा था कि इंपोर्ट के अंदर मैंने क्या कहा था कि जब सामान बाहर से इंडिया में आएगा और जब वो सामान इंडिया के पोर्ट में आ जाएगा तो दो बातें होंगी, या तो उस सामान को आप घर लेके आओगे या उस सामान को आप वेयर हाउस में लेके आओगे, फिर आप वेयर हाउस से घर लेके आओगे। अब जब मैंने कहा था कि अगर वो इंडियन पोर्ट पे सामान आएगा, फॉर एग्जांपल अगर इंडियन पोर्ट पे सामान आया, वहां पे कौन होगा, कस्टोडियन होगा। कस्टोडियन ने बाबूजी को कॉल किया कि सर विवेक का ना सामान आ गया, आप कॉल कर दो विवेक को, विवेक आके सामान यहाँ से ले जाएगा। तो फिर बाबूजी ने मुझे कॉल किया, मतलब प्रॉपर ऑफिसर ने मुझे कॉल किया, उसने कहा विवेक तुम्हारा ना सामान आ चुका है, इस सामान को आगे तुम क्लियर करवा लो। मैंने कहा मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, या पैसे हैं बट स्पेस नहीं है, इस सामान को मैं घर लेके आना नहीं चाहता। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई अगर तुझे घर के लिए क्लियर नहीं करवाना ना, तो फिर वेयर हाउस के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दे, ये सामान तू वेयर हाउस में लेके चला जा। मैंने कहा बट मेरी ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट कहती है नहीं, अगर ये सामान वेयर हाउस में जाएगा तुझे ड्यूटी पे नहीं करनी, और जब तक वेयर हाउस में रहेगा तब तक ड्यूटी पे नहीं करनी। वहां जिस दिन तू वेयर हाउस से क्लियर करवाएगा उस दिन तुझे ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, बस ये बात ध्यान देना। अब एक बच्चा कहता है सर फिर तो कोई भी पर्सन क्या करेगा, अगर मान लो उसकी फैक्ट्री में अगर स्पेस नहीं होगा या उसके पास पैसे नहीं होंगे, फिर तो वो क्या करेगा भाई, सामान वेयर हाउस में लेके जाएगा, आराम से वहीं पर सामान पड़ रहेगा। गवर्नमेंट कहती पहली बात तो तू वेयर हाउस में लेके जाएगा, बट कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि जब वो सामान तू वेयर हाउस के लिए लेके जाएगा तो बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा जी। याद करो मैंने कहा था बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा येलो कलर की, व्हाइट कलर की बिल ऑफ एंट्री का फाइल करते हैं, मुझे फटाफट से बताओ चैट बॉक्स के अंदर। व्हाइट कलर की हम बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं किस केस में, अगर वो डायरेक्टली सामान घर लेके आना है। येलो कलर की बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं अगर वो सामान वेयर हाउस में लेके जाना है, और ग्रीन कलर की बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं अगर वो सामान वेयर हाउस से घर लेके आना है। ये 3 कलर की बिल ऑफ एंट्री होती है। तो डिपार्टमेंट ने कहा भाई तो येलो कलर की बिल ऑफ एंट्री फाइल कर, उसमें लिख दे कि ये सामान मुझे घर लेके नहीं आना, ये सामान मुझे वेयर हाउस में लेके जाना है, हम यहाँ पे ऑर्डर पास कर देंगे। बट हम ऑर्डर तब पास करेंगे कि उस सामान पे जितनी भी तेरी ड्यूटी बनती होगी उस ड्यूटी के 3 गुना, मैं दोबारा कह रहा हूं सर 2 गुना नहीं कह रहा, मैं 3 गुना कह रहा हूं, 3 गुना के बराबर तुझे यहां पे बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। उसको नॉर्मली हम बोलते हैं इनटू बॉन्ड। मैं दोबारा कह रहा हूं, आपके एग्जाम में कई बार, न्यू सिलेबस में तो नहीं, हाँ ओल्ड सिलेबस में कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि इनटू बॉन्ड और एक्स बॉन्ड क्या होता है। मैं दोबारा कह रहा हूं सर, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे अपने पेपर ध्यान से देख लेना, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है इनटू बॉन्ड और एक्स बॉन्ड क्या होता है। तो कोई बड़ी बात नहीं, न्यू सिलेबस के अंदर भी क्वेश्चन बन जाए। अब ये इनटू बॉन्ड और एक्स बॉन्ड का मतलब क्या है, इनटू बॉन्ड का मतलब ये होता है कि जब सामान मुझे वेयर हाउस में लेके जाना है उस टाइम पर जितनी ड्यूटी होगी उसके थ्राइस अमाउंट का मुझे यहाँ पे बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और जब वो सामान घर के लिए मैं क्लियर कराऊंगा, मैं सारी ड्यूटी पे कर दूंगा, सब कुछ पे कर दूंगा, उसको बोलते हैं फिर एक्स बॉन्ड। एक्स बॉन्ड का मतलब होता है कि जब मैंने सारा कुछ पे कर दिया, अब बॉन्ड मेरा क्या हो जाएगा, रिडीम, मतलब मुझे बॉन्ड वो वापस मिल जाएगा, उसको बोलते हैं एक्स बॉन्ड। बस ये बात ध्यान देना। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने इनटू बॉन्ड और एक्स बॉन्ड कहते हैं, इनटू का मतलब जब वो सामान वेयर हाउस में जाएगा उस टाइम जब बॉन्ड एग्जीक्यूट करेंगे, और जब वो सामान वेयर हाउस से घर के लिए क्लियर होगा उस टाइम जब बॉन्ड मेरा रिडीम होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स बॉन्ड बोलते हैं जी। उसके बाद जी अब गवर्नमेंट ये बात कहती है ऐसा नहीं है कि कहीं तो अपनी मस्ती में घूमेगा, भाई मेरा सामान वेयर हाउस में जा रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां पे रखा रहेगा। तो गवर्नमेंट के लिए पहली बात तो तुझे वेयर हाउसिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे भाई, पहली बात तुझे वेयर हाउस चार्जेस पे करने पड़ेंगे। दूसरी बात, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा कि उतने टाइम तक ही तू वेयर हाउस में रख पाएगा, उसके बाद तू वेयर हाउस में रख नहीं पाएगा। अब वो टाइम पीरियड क्या है, वैसे मैंने कल की क्लास के अंदर आपको बताया था, बट मैंने कल भी कहा था कि डिटेल में करेंगे तो सारी बातें आज हमें यहाँ पे गो थ्रू करनी है। वो टाइम पीरियड नॉर्मली होता है, गवर्नमेंट कहती है इंपोर्टर, मतलब मान लो मिस्टर विवेक तू है कौन भाई, अगर तू 100% ईओयू है, अगर गवर्नमेंट कह रही है विवेक तू 100% ईओयू है, ईओयू का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। ईओयू का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, मतलब तेरा काम क्या होता है कि सामान बाहर से लेकर, तेरा काम मेनली जो है वो एक्सपोर्ट करने का होता है। अब जब तेरा काम एक्सपोर्ट करने का है तो बाहर से पैसा लेकर आएगा, बाहर से रिजर्व लेकर आएगा, उससे इंडिया ग्रो होगा। तो हम तुम्हें स्पेशल बेनिफिट देंगे कि तेरे केस में कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। मैं दोबारा कह रहा हूं सर, आपके मॉड्यूल में यहां पे मतलब पेज नंबर 678 पे जो ये कॉन्सेप्ट दिया वेयर हाउसिंग का, ये तो सही दिया है, बट एक ऊपर भी ना, आपके ऊपर मॉड्यूल में वेयर हाउसिंग कॉन्सेप्ट दिया हुआ है छोटा सा,
उन्होंने वहां पे गलत दिया हुआ है। तो प्लीज ये बात ध्यान देना, गलती से भी जो बच्चे मॉड्यूल पढ़ेंगे या जो बड़े सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे उनको मैं वार्निंग दे दूं जी, आपको अगर वेयरहाउसिंग कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो पेज नंबर 678 से पढ़ना है, ऊपर वाला मत पढ़ना, क्योंकि वहां पे 3 साल और 5 साल की लिमिट दी है जो वो चेंज हो चुकी है। ठीक है, अब सुना ध्यान से, गवर्नमेंट कह रही है अगर तू इंपोर्टर है और अगर तू 100% ईओयू है, मतलब तेरा काम मेनली एक्सपोर्ट करने वाला है, तो फिर तेरे केस में ना कोई टाइम लिमिट नहीं है भाई, जब तक तुझे सामान वो क्लियर नहीं करवाना, भाई जब तक तुझे सामान वो वहां से क्लियर नहीं करवाना तब तक तू इस सामान को वेयर हाउस में रख ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अगर तू ईओयू नहीं है, तो नॉर्मल पर्सन है भाई, तू लोकल ट्रांजेक्शन करता है, लोकल सेल परचेस करेगा, उस केस में तेरे केस में 1 साल की लिमिट है। बट 1 साल की लिमिट ना कहने की है, 1 साल की लिमिट कहने की है, अगर तूने 90 दिन के अंदर अंदर यहां से वेयर हाउस से सामान घर के लिए क्लियर नहीं किया तो 90 दिन के बाद 1 साल तक तू रख तो पाएगा बट विद इंटरेस्ट रख पाएगा, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो वेयर हाउसिंग का इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, वेयर हाउसिंग का इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल होगा एट द रेट 15% पर एनम, मतलब अगर आपने 90 दिन के बाद वो सामान घर के लिए क्लियर नहीं किया तो इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा एट द रेट 15% पर एनम, बस ये बात ध्यान दो। एक बात तो ये क्लियर हो गई जी, ये बात क्लियर हो गई। फिर दूसरी बात ना, यहाँ पे हम कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, मैं आपको ना एक बार पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमें यहाँ पे क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। पहला पॉइंट क्या पढ़ने को मिलेगा, वेयर हाउसिंग की डेफिनेशन। दूसरा पॉइंट, कस्टम में कौन कौन से वेयर हाउस होते हैं। तीसरा पॉइंट पढ़ने को मिलेगा कि वेयर हाउस में कितने टाइम तक हम सामान रख सकते हैं। चौथा पॉइंट मिलेगा कि अगर उतने टाइम से हम सामान क्लियर नहीं करते तो इंटरेस्ट क्या लगेगा। फिर पांचवा पॉइंट मिलेगा कि जो सामान वेयर हाउस के अंदर पड़ा है, प्लीज ध्यान सुना कहना क्या चाह रहा हूँ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मान लो मैंने बाहर से ना फॉर एग्जाम्पल ये कपड़ा इंपोर्ट किया, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो ये कपड़ा है जी। अब अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो जी, एक मिनट रुकना, ये लो, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो, मान लो ये कपड़ा है जी, ठीक है, प्लीज ध्यान सुना, मैंने बाहर से ना कपड़ा इंपोर्ट किया। अब मैंने बाहर से कपड़ा इंपोर्ट किया तो मैंने ये कपड़ा रख दिया वेयर हाउस में, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये कपड़ा जो है जाके वेयर हाउस में बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी, ये कपड़ा वेयर हाउस के अंदर रख दिया। अब वेयर हाउस के अंदर रख दिया, मेरे पास ऑर्डर आ गया शर्ट का, मेरे पास ऑर्डर आ गया शर्ट का। अब अगर मेरे पास ऑर्डर आ गया शर्ट का बट मेरे पास शर्ट बनाने की जगह नहीं है, भाई मैं कपड़े से शर्ट बनाता हूं बट मेरे पास स्पेस नहीं है, तो क्या मैं वेयर हाउस के अंदर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूं। गवर्नमेंट कहती है यस, गवर्नमेंट कहते हैं बिल्कुल तुम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। मतलब वेयर हाउसिंग के अंदर अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मैंने स्टार्ट किया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो ये मेरा कपड़ा है, ये मेरा कपड़ा है। अब इस कपड़े से मैंने क्या किया, इस तरह से मशीन के तरफ, मतलब ऐसे 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 करके, मतलब जैसे मशीन में कपड़ा सिलता है ऐसे ऐसे करके अपना शर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। अब जब ये कपड़े से शर्ट बनी और मैंने अब क्लियर क्या की, शर्ट मैंने क्लियर की, मैंने क्लियर क्या की, शर्ट मैंने क्लियर की, और जबकि मैं लेकर के आया था, कपड़ा लेकर आया था, अब मैं लाया कपड़ा था बट मैंने क्लियर की है शर्ट, तो उस केस में ड्यूटी फिर किस वैल्यू पर एप्लीकेबल होगी, ये सारी बातें भी हमें यहां पे देखनी है। मेरे बच्चे ध्यान सुना मैंने क्या बोला, अगर मैंने कपड़ा वेयर हाउस के अंदर भेजा, अगर मैंने कपड़ा वेयर हाउस के अंदर भेजा और कपड़ा ही मैंने क्लियर कर दिया, फिर तो कपड़े पर ड्यूटी पे करनी है। बट अगर मैंने कपड़े से शर्ट में कन्वर्ट की और शर्ट मैंने बाहर क्लियर की है, तो उस केस में मैं ड्यूटी कपड़े के रेट वाली एप्लीकेबल करूंगा या शर्ट के रेट वाली एप्लीकेबल करूंगा। आंसर मत दो सर, मैंने कहा ना ये सारी बातें हमें पढ़नी है, ये सारी बातें हमें मेनली पढ़नी है कि हमें ड्यूटी किस रेट वाली देनी है। दूसरी बात जी, दूसरी बात क्या निकल के आएगी, एक बात मैं सोच के बताना चाहिए। जैसे मान लो मैं कपड़े से ना, मान लो ये मेरा कपड़ा है और मैं कपड़े से शर्ट सिल रहा हूँ। अब अगर मैं सोच के बोला कपड़े से शर्ट सिल रहा हूँ, तो क्या ये शर्ट सिलते हुए नीचे से छोटे 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 टुकड़े गिरेंगे, नहीं गिरेंगे, टुकड़े गिरेंगे। आपने कभी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा हो टेलर को, सर टेलर जब भी कपड़े से शर्ट सिलेगा या कपड़े से ट्राउजर सिलेगा या कपड़े से कोई भी सूट सिलेगा, तो छोटे 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 कतरे जो होते हैं, जिसको नॉर्मली कतरा बोलते हैं, मतलब छोटे छोटे कपड़े वहां पे पड़े होंगे, टुकड़े पड़े होंगे। फिर वो क्या करता है, जब वो दुकान बंद करने का टाइम होता है, झाड़ू से क्या करेगा, वो सारे टुकड़े इकट्ठे करेगा और एक बैग में डाल देगा। आप कभी देखना सर वो टुकड़े गिरता नहीं है, टुकड़े गिरता नहीं है सर। मैंने आपको जीएसटी के अंदर भी कहा था कि वो वेस्ट एंड स्क्रैप एक्चुअल में बिकता है। सर वेस्ट एंड स्क्रैप एक्चुअल में बिकता है, अगर आपको पता हो। अब सोच के बोलना, आज अगर मान लो आप लुधियाना में, अगर आपको पता हो लुधियाना में फैक्ट्रीज हैं रेडीमेड गारमेंट्स की, लुधियाना में सबसे बड़ी फैक्ट्रीज है रेडीमेड गारमेंट्स की। और प्रैक्टिकल लाइफ में आजकल जो नई नई शर्टें चल रही हैं, आपने देखा नई नई शर्टें क्या होती हैं, ये वाली ये मतलब ये वाली बाजू जो होगी, ये वाली बाजू जो होगी रेड कलर का कपड़ा होगा, ये येलो कलर का होगा, ये ग्रीन कलर का होगा, ये पिंक कलर का होगा, ये कॉलर अलग कलर का होगा, ये बैक अलग कलर की होगी, मतलब एक शर्ट 6 कलर की। अब प्रैक्टिकल लाइफ में क्या बन गया, फैशन बन गया। उनके क्या यूज हो गए, उनके टुकड़े यूज हो गए। ये मजाक की बात नहीं सर, एक्चुअल में ये टुकड़े ही यूज हुए हैं। रणवीर सिंह, मतलब रणवीर सिंह को देख के लगता है कि वाकई ही टेलर कितने खुश हैं।
आप कभी रणवीर सिंह साहब के कपड़े देखना, कितना मतलब टेलर कितने खुश होंगे उनसे जब भी वो कपड़े डालते हैं। उनकी एक एक शर्ट में 20-20 कलर के पैच लगे होते हैं। मैंने कई बार उनकी फोटो देखी है, मतलब इतने छोटे छोटे, येलो पिंक दिंग दिंग पता नहीं दिंग 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 करके पूरी कलर में भाई साहब 20 कलर के पैच लगे हैं। अब सोच के बोला टेलर भंगड़े डाल रहा है, टेलर कह रहा मजे आ गए मजे आ गए, रणवीर सिंह जैसे और लोग आ जाए तो मजा आ जाएगा। हुआ क्या, उनके जो शर्ट सिल, जब वो शर्ट सिल रहे थे उनके जो टुकड़े निकले, मतलब क्या किया फैक्ट्री वालों ने परचेज किए, उससे एक शर्ट क्रिएट की। शर्ट अब सोच के बोला जब रणवीर सिंह ने वो डाली तो क्या बन गया, फैशन बन गया। लोगों ने कहा यार वाह क्या शर्ट डाली यार, नज़ारे आ गए। लोगों ने भाई साहब मार्केट में जाके वो शर्ट लेना स्टार्ट की। मतलब जिसकी शर्ट की वैल्यू एक वेस्ट एंड स्क्रैप थी, एक्चुअल में वेस्ट एंड स्क्रैप था, उसको शर्ट बना के 2-2 3-3 हज़ार रुपए की बेच रहे हैं। आप सोच लो नॉर्मल शर्ट से भी कॉस्टली बिकती है जी। तो प्रैक्टिकल लाइफ में सर वेस्ट एंड स्क्रैप की बहुत वैल्यू है। आपको मैंने पहले जीएसटी के अंदर भी कहा था कि कभी टेलर के पास जाना, उसको बोलना कि भाई 2.5 मीटर कपड़ा है, 2.5 मीटर कपड़े से ना शर्ट सिल दे और जो इसका वेस्ट बचेगा मुझे वापस कर दियो। आप कभी पूछ के देख लेना, वैसे नॉर्मल सिलाई होगी 250 रुपए की, अगर वेस्ट मांगोगे पता क्या बोलेगा, 300 रुपए की सिलाई लगेगी। क्यों? क्योंकि 50 रुपए क्यों बोल रहा है, क्योंकि पहली बात तो उसको उम्मीद नहीं थी कि आप ये काम कर दोगे। मतलब कि उसको किसी भी टेलर को उम्मीद नहीं होगी कि कोई वेस्ट मांग लेगा। उसको क्या लगेगा कि आपके लिए वेस्ट चीज काम का नहीं है, उसका दिल जानता है कि उसके वेस्ट काम का है। आप कभी चेक करना सर, कभी भी टेलर कभी भी दुकान के बाहर झाड़ू मार के वेस्ट नहीं गिरता, वो दुकान के अंदर रखता है। क्यों? उसको पता है वेस्ट एंड स्क्रैप बिकेगा। हाँ, जो कुछ टुकड़े ऐसे होते हैं जो किसी काम के ही नहीं होते वो चाहे गिर देगा सर, बट जो एक जेन्युइन टुकड़ा होता है जिसको उसको लगता है कि हाँ भाई ये यूज होगा, तो सर वो उसको मतलब कपड़े में उसके अंदर डाल के रख लेगा और फिर वो आगे जाके बेचते हैं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना बस ये चाह रहा हूँ कि मान लो सामान वेयर हाउस के अंदर पड़ा है, मान लो सामान वेयर हाउस के अंदर पड़ा है और उस कपड़े से शर्ट सिली, उसके अंदर जो वेस्ट एंड स्क्रैप निकला, तो उस वेस्ट एंड स्क्रैप का भी तो हम ट्रीटमेंट करेंगे ना। तो उस वेस्ट एंड स्क्रैप का ट्रीटमेंट क्या होगा वो भी हमें यहाँ पे देखना है। तो ये सारे प्रोविजन कौन से चल रहे हैं, वेयर हाउसिंग की। ये सारी बातें कौन सी चल रही हैं, वेयर हाउसिंग की। बस ये बात ध्यान देना। अभी काम खत्म नहीं हुआ, एक तो ये कॉन्सेप्ट हमें करना है, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट हमें ये भी करना है, चैप्टर सारा वेयर हाउसिंग का ही है। अपने दिमाग में बस एक इमेजिनेशन लेके चलना, चैप्टर समझने से पहले चैप्टर बच्चों वाला बन जाएगा जी। मैं दिल से कह रहा हूं सर, चैप्टर बच्चों वाला बन जाएगा अगर आप रीडिंग लोगे ना। आपको सर सारी बातें वही है जो आप यहां पे बैठ के बोल रहे थे। बस एक इमेजिन करके चलो कि जब मेरा सामान इंडियन कस्टम पोर्ट पे पड़ा था, मैंने वो सामान घर के लिए क्लियर नहीं कराया, मैंने वो सामान वेयर हाउस के लिए क्लियर करवा लिया। तो वेयर हाउसिंग मतलब एक जो वेयर हाउस है उसके ऊपर कौन कौन से प्रोविजन लगेंगे, बस वो आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, अब अगला प्रोविजन सुनो जी। मेरा सामान वेयर हाउस के अंदर पड़ा है जी, मेरा सामान वेयर हाउस के अंदर पड़ा है। अब उस वेयर हाउस में पड़े हुए सामान पे उस सामान के ओनर के क्या क्या राइट हैं। भाई सिंपल सी बात है, एक सामान वेयर हाउस के अंदर पड़ा है, उसका ओनर कौन है, मिस्टर विवेक। तो मेरे उस सामान के ऊपर क्या क्या राइट हैं ये मुझे देखना पड़ेगा। भाई क्या मैं उस सामान को जाके चेक कर सकता हूं, क्या किसी कस्टमर को दिखा सकता हूं, क्या उसकी पैकिंग चेंज कर सकता हूं, मतलब मेरे पास कौन कौन से राइट होंगे वो सारी बातें भी देखनी पड़ेंगी जी। ठीक है, और फिर जब वो सामान वेयर हाउस से क्लियर करवाना पड़ेगा तो फिर बिल ऑफ एंट्री कौन से कलर की फाइल करनी पड़ेगी, किस सेक्शन के अंदर बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी। और अगर मान लो वेयर हाउस में पड़ा हुआ सामान मतलब थोड़ा बहुत जैसे लीक हो गया, फॉर एग्जांपल मान लो वोलेटाइल हो गया, वोलेटाइल का मतलब क्या था कि मान लो 100 किलो सामान था और वहीं पे 2 या 3 किलो या 4 किलो 5 किलो खराब हो गया। अब जब मैंने रखा 100 किलो था, अब 95 किलो क्लियर कर रहा हूं, तो जो 5 किलो मेरा सामान वो खराब हो गया, क्या उस पर मैं ड्यूटी पे करूंगा या नहीं ड्यूटी पे करूंगा, ये भी देखना पड़ेगा। और कई बार क्या होता है, वेयर हाउस में पड़े हुए सामान का राइट मैंने रिलिंकिश कर दिया, मैंने कहा मैं अपना राइट छोड़ रहा हूं, मुझे इस सामान को क्लियर ही नहीं कराना। तो अगर मैंने उस सामान पे अपना राइट ही लिंकिश कर दिया तो क्या उस सामान पर मुझे ड्यूटी देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी, ये सारी बातें हमें यहां पे देखनी है। तो पहले दिमाग में ये बातें क्लियर हो गई, ये चैप्टर में हम क्या देखने जा रहे हैं जी। ठीक है, इस चैप्टर में हमें देखना है कि अगर सामान मेरा वेयर हाउस के अंदर होगा तो वेयर हाउस के ऊपर क्या क्या प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, हम वो देखने जा रहे हैं जी। ठीक है, आओ जी अब थोड़ी थोड़ी बातें स्टार्ट करते हैं। ये जो वेयर हाउसिंग के जो प्रोविजन है पेज नंबर 678 से लेके आपको मैं दिखा देता हूँ, पेज नंबर 678 से लेके यहाँ तक है जी, पेज नंबर 684 तक, यहाँ तक जहाँ तक मैंने यहाँ तक नहीं, यहाँ तक जी। उसके बाद नहीं, यहाँ तक भी नहीं कहूँगा मैं, उसके बाद 2 जजमेंट है, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है
और दूसरी हाई कोर्ट की जजमेंट है, इसको भी मैं कराऊंगा जी, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार जजमेंट भी आ जाती है। यहाँ तक है, फिर अपना चैप्टर स्टार्ट हो गया ड्यूटी ड्रॉबैक का, जो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। डीबीके वाला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो ये डीबीके वाला चैप्टर है, ठीक है। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ जी, जो मैंने आपको नोट्स से कराया है वो नोट्स से ही पढ़ना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आप खुद सोचो सर, कहाँ एक चैप्टर 10 नंबर का होता है, जीएसटी में आईटीसी 10 नंबर का है, वैल्यूएशन 5 नंबर का है, कॉम्पोजिट लेवी 5 से 10 नंबर का है, और यहाँ पूरा कस्टम 10 नंबर का है, ठीक है। तो समझ रहे मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि टाइम आपको लगाना है 10 नंबर लेने के लिए लगाना है, ताकि बढ़िया तरीके से 10 नंबर आ जाए। बट बिना बात के पूरा टाइम ही कस्टम में घुसा दोगे, उससे नुकसान मेरा नहीं होगा सर, नुकसान आपका होगा। रीजन बिंग, क्योंकि जहां टाइम लगाने वाली बातें होंगी वहां टाइम रह जाएगा हमारा, ठीक है। तो 10 में से 10 हमारे आने चाहिए, इतना हमें तैयार होकर जाना है कि 10 में सिंगल नंबर भी ना कटे, ठीक है। और वो चैप्टर हम सारे ऑलमोस्ट कर चुके हैं, या अभी 4-5 लेक्चर में करेंगे सारे के सारे। अच्छा, अब यहाँ पे ये इसका जो पीडीएफ है ना, मतलब यहाँ तक का मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना, ताकि आपको वेयर हाउसिंग का चैप्टर के अलग नोट्स मिल जाएं। अब यहाँ पे एक बार स्टार्टिंग से आओ जी, पढ़ना स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ये सारा कुछ देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जो मेन पॉइंट है। इधर देखो यहाँ पेज नंबर 678। अब क्या कहना चाह रही है, एक बार फटाफट से रीड करो। वो कहना चाह रहे हैं, गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रोड मे बी क्लियर स्ट्रेट वे बाय इंपोर्टर बाय फाइलिंग द कस्टम क्लियरेंस डॉक्यूमेंट द बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, वाइट कलर बिल ऑफ एंट्री। मैंने बताया था कि वो डायरेक्टली घर के लिए क्लियर करवा सकता है, अलोंग विद ऑल डॉक्यूमेंट्स सच एज इनवॉइस, परचेज कॉन्ट्रैक्ट, इंपोर्ट लाइसेंस wherever necessary and all connected and relevant document. The above requirement for clearance are supplied or stipulated in section 46 of custom act. याद करो 46 की बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे होम कंजम्पशन के लिए, तो गवर्नमेंट ने कहा ऊपर वाली सारी बातें 46 के अंदर फॉल करती हैं, जो बातें अलग है। अब कह रहे हैं सेक्शन 46 ऑफ कस्टम एक्ट 1962 प्रोवाइड दैट इंपोर्टर शेल फाइल ए बिल ऑफ एंट्री आइदर फॉर होम कंजम्पशन और फॉर वेयर हाउसिंग। मतलब सेक्शन 46 की बिल ऑफ एंट्री ना दो ऑप्शन देती है कि या तो तुम सामान घर के लिए क्लियर करवा लो, या 46 की ही बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी, तुम इस सामान को वेयर हाउस के लिए क्लियर करवा लो। फिर वो कहना चाह रहे हैं इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, ठीक है, देयरफॉर द इंपोर्टर हु डोंट इंटेंड टू क्लियर द इंपोर्ट गुड्स फॉर होम कंजम्पशन मे चूज वेयर हाउस द गुड्स, स्टोर गुड्स अंडर कस्टम कंट्रोल और कस्टडी एंड क्लियर द सेम सब्सिक्वेंटली आइदर होली और पार्टली इन piecemeal on payment of custom duty। अब ध्यान से पढ़ना, वेयर हाउसिंग इज ए वेरी हेल्पफुल फैसिलिटी इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। इंपोर्टर कैन डिपोजिट द ड्यूटेबल गुड्स इन ए बॉन्डेड वेयर हाउस विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। वही बात मैंने बोली है, मतलब डिपार्टमेंट कह रहा है कि तुम ये सामान क्या करो, वेयर हाउस में रखवा दो, और तुम्हें ड्यूटी पे नहीं करनी, ड्यूटी तुम्हें तब पे करनी है जब वो सामान वहां से क्लियर कराओगे। बट हाँ, जो तुम्हारे वेयर हाउस चार्जेस होंगे ना, वो तुम्हें यहाँ पे देने पड़ेंगे। उसके बाद देखो जी, दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल टू ट्रेडर एज वेल एज इंपोर्टर। ये बात क्लियर होगी। अब वेयर हाउसिंग का मतलब देखो जी, वेयर हाउसिंग का मतलब क्या है, वो कह रहे हैं वेयर हाउस मींस ए पब्लिक वेयर हाउस लाइसेंस अंडर सेक्शन 57, ए प्राइवेट वेयर हाउस लाइसेंस अंडर सेक्शन 58 और ए स्पेशल वेयर हाउस लाइसेंस अंडर सेक्शन 58A। मतलब 3 तरह के वेयर हाउस होंगे, जो वैसे कल की क्लास के अंदर मैंने आपको बताए थे। आपको मैंने कल भी कहा था सर, जो कल हमारी रात को 10 बजे क्लास थी, कि कस्टम में 3 तरह के वेयर हाउस है जी। कस्टम में 3 तरह के वेयर हाउस है जी। एक तो आपका हो गया प्राइवेट वेयर हाउस हो गया, एक पब्लिक हो गया, और एक आपका स्पेशल वेयर हाउस हो गया। बट ये तीनों ही वेयर हाउस जो है ना, ये लाइसेंस इनको मिलेगा तब जाके कस्टम के कंट्रोल में आएंगे। बिना लाइसेंस वाले वेयर हाउस को हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, एक जमाना था जब प्राइवेट वेयर हाउस के लिए लाइसेंस जरूरी होता था, नॉर्मली पब्लिक के लिए नहीं होता था। और स्पेशल वेयर हाउस तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं। ये स्पेशल वेयर हाउस कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले आया सर। पहले 2 ही थे, पब्लिक और प्राइवेट। बट अब तो गवर्नमेंट कह रही है कि चाहे पब्लिक हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे स्पेशल हो, तीनों को कस्टम वाले लाइसेंस देंगे। जब उन्हें लाइसेंस मिलेगा तभी वो कस्टम के वेयर हाउस बनेंगे, नहीं तो वो कस्टम के वेयर हाउस नहीं बनेंगे। एक बार आप चेक करो जी, अब यहाँ पे लाइसेंसिंग ऑफ पब्लिक वेयर हाउस 57। अब देखो लाइसेंस कौन देगा, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम और कमिश्नर ऑफ कस्टम में subject to such condition as may prescribe license public warehouse wherein dutiable goods may be deposit। मतलब वो कह रहे हैं कि आप एक लाइसेंस दोगे वेयर हाउस में, जिसमें आपके ड्यूटेबल गुड्स जो होंगे वो क्या होंगे, वहाँ पे स्टोर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार चेक करना, सच पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस इन इनलैंड एरिया आर जनरली मैनेज एंड कंट्रोल बाय द सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। मतलब इसे मैनेज कंट्रोल कौन कर रहा है, जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन होती है वो इसे कंट्रोल करती है। तो बस सिंपल सी बात, बाकी जो बीच में यहाँ पे लिखा है ना, वो बस ये यहाँ पे लिखा हुआ है
कि गवर्नमेंट पूरा एरिया चेक करेगी, पूरा एरिया डिसाइड करेगी कहाँ पे वेयर हाउस ओपन करने हैं, फिर वो नोटिफाइड करेगी, उसके बाद जाके वेयर हाउस ओपन होंगे। और इसको नॉर्मली बोलते हैं पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस। पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस जहाँ पे कस्टम वालों का सामान रखा जाएगा, इसको छोड़ के कोई और भी सामान इस वेयर हाउस में नहीं होगा, बस ये बात ध्यान दो। ये तो हो गया पब्लिक। इसके अंदर मेन पॉइंट क्या है, इसको लाइसेंस मिलेगा तब जाके सामान रख पाओगे, नहीं तो नहीं रख पाओगे। दूसरा फिर आ रहा है लाइसेंसिंग ऑफ प्राइवेट वेयर हाउस। सेम लाइन यहां पर भी लिखे, देखो जी, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम और कमिश्नर ऑफ कस्टम ड्यूटी मे सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज में प्रिस्क्राइब लाइसेंस प्राइवेट वेयर हाउस द ड्यूटीएबल गुड्स इंपोर्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द लाइसेंसी में बी डिपोजिट। मतलब अगर मान लो मैंने इंपोर्ट किया या मेरे बिहाफ पर किसी और ने इंपोर्ट किया, उस सामान को वो यहां पे रख सकते हैं। ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ वेयर हाउसिंग इज टू अलाउ द फैसिलिटी टू ट्रेड फॉर डेफरिंग द पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स अप टू द पीरियड एडमिसेबल अंडर सेक्शन 51। क्या कहना चाह रही है, मतलब वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट हमने इसलिए निकाला था कि आपकी ड्यूटी डेफरमेंट हो जाए। आपको मैंने पहले भी कहा था, वेयर हाउसिंग वाले केस में आपकी ड्यूटी डेफर हो जाती है, क्योंकि जब आप वेयर हाउसिंग की बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे उस टाइम पर आपको ड्यूटी पे नहीं करनी, जब वेयर हाउसिंग से होम कंजम्पशन की बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे उस टाइम पर आपको ड्यूटी पे करनी है। ठीक है। और कितने टाइम तक वेयर हाउस में रख पाओगे, उसने कहा सेक्शन 61 जाके देख लो, उसमें वेयर हाउसिंग पीरियड है, उसके बेस पे जितने टाइम वो बोल देगा ना उतने टाइम तक आप वहां पे रख सकते हो। उसके बाद चेक करो जी, देखो जी, अब ये फाइनेंस एक्ट 16 एज इंसर्टेड 58A, मतलब फाइनेंस एक्ट 16 ने, मैंने कहा ना ये 58A है स्पेशल वेयर हाउस, ये फाइनेंस एक्ट 16 से आया था, मतलब आज से 4-5 साल पहले। मतलब उससे पहले 2 ही वेयर हाउस थे, पब्लिक और प्राइवेट। अब ये स्पेशल वेयर हाउस गवर्नमेंट ने क्यों बनाया, अब गवर्नमेंट ने कहा कुछ गुड्स को हम नोटिफाइड करेंगे, कुछ गुड्स को हम नोटिफाइड करेंगे जिसके लिए हमें स्पेशल वेयर हाउस चाहिए होंगे। सर एक बात मैंने सोच के बोलना, अगर गोल्ड है, सिल्वर है, प्रीशियस मेटल है, तो गवर्नमेंट करिए अगर इसको हम नॉर्मल वेयर हाउस के अंदर रख देंगे तो कईयों के मन में तो लाला चाह लप आ जाएगी, भाई चोरी का डर बढ़ जाएगा। तो बेटर ये है कि कुछ गुड्स हम नोटिफाइड करेंगे उसके लिए स्पेशल वेयर हाउस बनाई जाए। ठीक है, उनको हम नोटिफाइड करेंगे और वहां पे सिर्फ वही सामान स्टोर किया जाएगा जिसको हम नोटिफाइड करेंगे। तो मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, पब्लिक और प्राइवेट में कोई भी सामान आप वेयर हाउसिंग कर सकते हो गवर्नमेंट के मतलब बिल ऑफ एंट्री के बाद, और इस केस में ओनली जो गवर्नमेंट नोटिफाइड करेगी उन्हीं गुड्स को वेयर हाउस करेंगे, बस ये बात ध्यान दो। देखो जी, द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम और कमिश्नर ऑफ कस्टम may subject to such condition may be prescribed license a special warehouse wherein dutiable goods may be deposited, and such warehouse shall be caused to be locked by the proper officer, and no person shall enter the warehouse or remove any goods therefrom without any permission of PO। मतलब ये बात देख लो, ये बात चेक करो सर, ये बात कहीं 57 में नहीं लिखी, ये बात कहीं 58 में नहीं लिखी। क्योंकि मैंने क्या बोला, इसमें वो गुड्स होंगे तो गवर्नमेंट नोटिफाइड करेगी, तो गवर्नमेंट करी ये हमारे लॉक में, इसका लॉक, इसके लॉक की चाबी ना हमारे पास होगी। मतलब पब्लिक वेयर हाउस, प्राइवेट वेयर हाउस, जब तुम्हारा मन करे तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कोई सामान स्पेशल वेयर हाउस में होगा उसमें तुम्हें हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी उस सामान को तुम रिमूव कर सकते हो, देख सकते हो, नहीं तो हमारी परमिशन के बिना तो उसमें एंटर नहीं कर सकते। तो सर CS प्रोफेशनल के ओल्ड सिलेबस में मैं बातें ओल्ड की करूंगा सर, मैं बातें न्यू की नहीं करूंगा अभी, क्योंकि न्यू में वेयर हाउसिंग में से कभी क्वेश्चन बना नहीं है। बट कई बच्चे ना न्यू वाले लाइटली ले जाते हैं। सर देखो, अगर मैं सिलेबस पूरा कंप्लीट करा रहा हूं उसका रीजन एक है, बस बैठे बैठे कुछ नहीं करना, 14 क्लास देखनी है। और अगर 14 क्लास 1.5 घंटे की हैं, 1.25 घंटे की, 1.25 घंटे की, बताओ इसमें दिक्कत क्या है। और 14 क्लास खत्म मतलब हमारा कस्टम खत्म, 10 नंबर पक्के, ये मैं लिख के देने को तैयार हूं। बस 14 क्लास हमने तसल्ली से देखनी है जी, इतनी मेरी गारंटी है। उसके बाद कस्टम में कुछ क्वेश्चन नहीं रह जाएंगे। अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आपके ओल्ड सिलेबस के एग्जाम में क्वेश्चन बना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक वेयर हाउस, प्राइवेट वेयर हाउस और स्पेशल वेयर हाउस। अब पब्लिक और प्राइवेट तो ऑलमोस्ट सेम है, मेन स्पेशल में फर्क क्या है, स्पेशल में लाइसेंस अलॉट करने वाली पार्टी तो सेम है, डिपार्टमेंट सेम है, बट यहां पे फर्क क्या है कि कस्टम कंट्रोल में है और ये विदाउट परमिशन जो है यहां से आप गुड्स बाहर नहीं निकाल सकते। मेन पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है। अब देखो जी, गुड्स विच शैल बी डिपोजिट इन द स्पेशल वेयर हाउस आर एज फॉलोस। कौन कौन से हैं जो गवर्नमेंट नोटिफाइड कर चुके हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, अदर प्रीशियस मेटल एंड सेमी प्रीशियस मेटल एंड आर्टिकल देयर ऑफ। मतलब मेनली ये तरह के गुड्स होते हैं, मतलब जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। गवर्नमेंट करी पता है हमारे पीछे चोर पड़ जाएंगे भाई, अगर हमने नॉर्मल वेयर हाउस में रख दिया और किसी को पता लग गया, रातों रात गायब कर जाएगा, और हम वहां पे कितनी सिक्योरिटी कर पाएंगे। तो हमने अपने ही मतलब पर्पस के लिए स्पेशल एक वेयर हाउस क्रिएट कर दिया कि ताकि हम उसको सेफ रखेंगे कि बाहर से कोई भी सामान आया और वो सामान वो है जो हमने नोटिफाइड किया, तो फिर वो सामान जो होगा ना फिर वो स्पेशल वेयर हाउस के अंदर स्टोर होगा, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। तो कौन कौन से हो गए, पब्लिक हो गया,
प्राइवेट हो गया और फिर कौन सा हो गया, स्पेशल वेयर हाउस। ये 3 कैटेगरी के वेयर हाउस हो गए। उसके बाद जी अगला फिर यहाँ पे आ रहा है जी कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस, सेक्शन नंबर 58B। अब यहाँ पे तो आप खुद बोल देना जी, खुद बोल देना लाइसेंस कैंसिल कब करेंगे, अगर आपने कोई कंडीशन ब्रेक की होगी। एक बात मैंने सोच के बोलना जी, आप में से कौन कौन बच्चा कभी फ्लैट या पीजी में रहता है, सोच के बताओ जी, कौन कौन सा बच्चा फ्लैट या पीजी में रहता है। आप में से कई सारे बच्चे फ्लैट या पीजी में रहते होंगे, अगर रहते हैं या आपने कभी रहे हो, वैसे कोरोना के चक्कर में तो कम लोग होंगे, बट पहले काफ़ी बच्चे रहते होंगे या रहे होंगे। नहीं रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने कभी घर किराए पर दिया हो या किराए पर लिया हो तो भी आप मेरी बात को लिंक कर पाओगे। सर जब भी हम घर किराए पर देते हैं, किराए पर लेते हैं, कुछ हम टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करते हैं ना। मान लो मेरा ऊपर वाला फ्लोर खाली पड़ा है, मेरा ऊपर वाला फ्लोर खाली पड़ा है, और जब ऊपर वाला फ्लोर खाली पड़ा है और हमारी पूरी सोसाइटी में ना पूरी फैमिली रहती है, वेल प्रोफेशनल फैमिली रहती है, तीन चार लड़के आए, उसने कहा हम ना सर सीएस की कोचिंग ले रहे हैं तो हमें ना आपके ऊपर वाला फ्लोर चाहिए। तो मैं कहा कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप पढ़ने वाले बच्चे हो, इंटेलिजेंट हो, आप सीएस का कोर्स कर रहे हो, इतना बढ़िया कोर्स कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ पे रह सकते हो। आपने कहा किराया कितना है, मैं कहा किराया 12,000 रुपये पर मंथ है। आपने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कहा बट ध्यान देना कि कोई हुड़दंग नहीं होगा। हुड़दंग का मतलब कि आपके मतलब ये कोई मतलब बिना बात के चिल्ला चिल्ली नहीं होगी, चिल्लाना नहीं होगा। भाई आराम से बैठ के आप पढ़ाई करने वाले बच्चे हो, सीएस प्रोफेशनल में हो, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो, कुछ ही घंटे के बाद सीएस आप बनने वाले हो, तो उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों में खरे उतरोगे। कोई हुड़दंग नहीं होगा, कोई मतलब ये आवाज़ें ज़्यादा नहीं आएंगी, और रात को 10 बजे के बाद एंट्री नहीं होगी। और अगर 10 बजे के बाद एंट्री चाहिए तो आपको पहले बता के जाना पड़ेगा उस दिन कि क्या रीजन है कि आपको 10 बजे के बाद आना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी का गेट लग जाता है सर, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम 10 बजे के बाद एंट्री नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, कोई एक्स्ट्रा दोस्त नहीं आएंगे, कोई एक्स्ट्रा दोस्त नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब कोई दोस्त कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, वो काम नहीं चलेगा। अच्छा अब क्या हुआ, क्या कंडीशन बता दी, और मैंने कहा कि देखो अगर कंडीशन ब्रेक करोगे तो मैं आपको यहां से निकाल दूंगा, मैं आपका एग्रीमेंट कैंसिल कर दूंगा, आपको निकलना पड़ेगा, पेनल्टी भी आपको देनी पड़ेगी। अब सोच के बोलना जी, मैंने फ्लैट दे तो दिया, 2-3 दिन के बाद भाई साहब आवाज आनी स्टार्ट हो गई, हट जा ताऊ पाछे ने, नाचन दे जी भर के ने, हट जा। भाई साहब पूरी सोसाइटी में हट जा ताऊ पाछे ने, हट जा ताऊ पाछे ने, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का चलने लग गया। मैंने कहा भाई साहब ये चल क्या रहा है? तो लोगों ने मेरे को आगे कहना स्टार्ट कर दिया, भाई साहब आपने ऊपर कौन से किराया रख दिए, ये कभी हट जाता हूँ पाछे ने, कभी 4 बोतल वोडका ही चला रहे हैं, क्या चक्कर है? कोई सीएस वाले बच्चे हैं क्या, कौन बच्चे हैं? मैं कह रही मेरे को तो ये था कि मैं स्टार्टिंग से बच्चों को, सीएस वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मेरे को प्यार आ गया, दया उत्पन्न हो गया, मैंने उसको क्लास दे दी। मैंने कहा सच बताओ तुम कौन हो? मगर तुम सीएस वाले बच्चे तो नहीं लग रहे। मगर सीएस वाले बच्चे ऐसे कर ही नहीं सकते, मेरे को, मैं उनको जानता हूँ, वो तो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। मैं तुम हो कौन? कहता सर हमने झूठ बोला था, हम सीएस कर रहे हैं, हम ना बीसीए वाले बच्चे हैं, बीएससी और बीसीए वाले बच्चे। मैं कहा तभी मैं कहूँ ये हरकत है तो भाई साहब ये वही लग रही हैं, ये बीसी और बीएससी वाली। मैं कहा तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं है। मैं कहूँ सीएस के बच्चे तो इंटेलिजेंट होते हैं, वो वेल प्रोफेशनल बच्चे होते हैं, उनको सीरियस होते हैं, तुम तो नालायक लग रहे हो मुझे। मैं कहा निकलो यहाँ से। कह रहा है कैसे निकलो, एग्रीमेंट। मैं कहा एग्रीमेंट है, मैं कहा तुमने कंडीशन नहीं पढ़ी थी क्या, एग्रीमेंट साइन हुआ था। मैं कहा साफ साफ लिखा था कि अगर कोई कंडीशन ब्रेक हो गई तो मैं आपका लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा, मतलब एग्रीमेंट कैंसिल कर दूंगा। सेम बात यहाँ पर भी है, लिंक कर रहा हूँ बस अपने आप। अब इसमें यही लिखा हुआ है जी, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई कंडीशन ब्रेक की है लाइसेंसी ने, तो आपका लाइसेंस कैंसिल भी कर दिया जा सकता है। बट अब यहां पे देखो क्या लिखा है, वेयर ए लाइसेंसी मींस जैसे किराएदार, आप ये मान लो किराएदार एक तरह का। वेयर ए लाइसेंसी कॉन्ट्रावेन एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स और रेगुलेशन मेड देयर अंडर और ब्रीच एनी ऑफ द कंडीशन of the license, the principal commissioner of custom or commissioner of custom may cancel the license granted under section 57 or 58 or 58A. The licensee shall however be given a reasonable opportunity of being heard before any license is cancelled. मतलब पहले कैंसिल करने से पहले आपको एक शो कोस नोटिस देगा कि बताओ हम तुम्हारा लाइसेंस क्यों ना कैंसिल करें। मतलब पहले शो कोस नोटिस मिलेगा जी, बताओ हम तुम्हारा लाइसेंस क्यों ना कैंसिल करें, ये शो कोस नोटिस मिलेगा। वेयर द ऑपरेशन ऑफ ए वेयर हाउस इज सस्पेंडेड, जब सस्पेंड कर देंगे, इन द अबव केस नो गुड्स शैल बी डिपोजिट इन सच वेयर हाउस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। मतलब आपका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया एक बार, सस्पेंड का मतलब चेकिंग चल रही है अभी, चेकिंग चल रही है अभी कि हाँ भाई क्या पंगा चल रहा है। प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल कंटिन्यू टू अप्लाई द गुड्स ऑलरेडी डिपोजिट इन द वेयर हाउस। मतलब अगर कोई सामान ऑलरेडी डिपोजिट है तो फिर वो डिपोजिट रहेगा, बट नया गुड्स ऐड नहीं होगा।
मैंने कहा मैं तुम्हारा लाइसेंस सस्पेंड कर रहा हूं, अभी सस्पेंड कर रहा हूं, कैंसिल नहीं, सस्पेंड कर रहा हूं। कैंसल और सस्पेंड में फर्क होता है जी। सस्पेंड मींस कि हम अभी वेरिफिकेशन कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, प्रोहिबिशन लगा दी, एक तरह से रोक दिया हमने कि आगे नए कस्टमर नहीं आएंगे, जो पुराने हैं उनको तुम करो बट नए कस्टमर नहीं आएंगे। उसके बाद जी वेयर द लाइसेंस इशू अंडर 57, 58, 58 इज कैंसल, अगर कैंसल हो गया द गुड्स वेयर हाउस शेल विद इन 7 days, 7 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन इज सर्व ऑन the licensee or within such extended period as the provision may allow, be removed from such warehouse to another warehouse or be cleared for home consumption or export। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि भैया अगर ये लाइसेंस तुम्हारा कैंसिल हो गया ना तो 7 दिन के अंदर अंदर निकल लो यहाँ से। मैंने बोल दिया उनको, मैं कहा 7 दिन के अंदर निकल लो यहाँ से, या तो दूसरे घर, या तो किसी दूसरे घर में जाओ, या चुप करके घर निकलो, घर नहीं तो फोन कर दूंगा तुम्हारे घर में कि तुम्हें हट जाता हूँ, पछे ने 4 बोतल वोदका कर रहे हो यहाँ पे। मैं कहा निकलो चुप करके घर निकल लो, ठीक है। तो या मतलब क्या, मतलब ऐसे वेयर हाउस वाले केस में क्या बोला कि या तो घर के लिए क्लियर करवा लो या दूसरे वेयर हाउस में लेकर जाओ या यहां से एक्सपोर्ट कर दो, मतलब कुछ भी कर दो बट तुम यहां से जाओ। सस्पेंड के टाइम पे नया गुड्स रोक दिया, पुराना वही है। कैंसिल के टाइम पे पुराना गुड्स भी वहां से रिमूव करना पड़ेगा 7 दिन के अंदर। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया 58P वाला। ओके है जी, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये मैंने हाईलाइट किया है, इसको अच्छे ढंग से पढ़ लोगे ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा जी, ठीक है। उसके बाद देखो वेयर हाउसिंग बॉन्ड। अब ये वेयर हाउसिंग बॉन्ड का मतलब क्या होता है, आपको मैंने बताया था 59, याद करो थ्राइस अमाउंट का, याद करो थ्राइस अमाउंट का। मैंने कहा जब वो सामान वेयर हाउसिंग के लिए मतलब जाएगा उसको उस टाइम पर इनटू बॉन्ड फाइल करेंगे। इनटू बॉन्ड कितने अमाउंट का, जितनी ड्यूटी बनती होगी उसका थ्राइस अमाउंट का यहां पे फाइल करना पड़ेगा। देखो जी, एन इंपोर्टर इज टू एग्जीक्यूट ए ट्रिपल ड्यूटी बॉन्ड। हाँ जी, ट्रिपल ड्यूटी बॉन्ड क्या कह रहे हैं, ट्रिपल ड्यूटी बॉन्ड एट द कस्टम स्टेशन ऑफ इंपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू द गुड्स टू बी क्लियर फॉर डिपॉजिट इन वेयर हाउस। द बॉन्ड विल रिमेन वैलिड, द बॉन्ड विल रिमेन वैलिड। मैं दोबारा बोलूंगा, द बॉन्ड विल रिमेन वैलिड। बॉन्ड को समझ लेना सिक्योरिटी, बॉन्ड को समझ लेना गारंटी, कि हाँ भाई एक बैंक गारंटी है, एक हमने कुछ गिरवी रखा हुआ है एक तरह का बस, कि ड्यूटी के 3 गुना के बराबर। द बॉन्ड विल रिमेन वैलिड, द वेयर हाउस गुड्स आर ड्यूली क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन और फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम द वेयर हाउस, ठीक है। एंड विल ऑल्सो कवर द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द कस्टम स्टेशन ऑफ इंपोर्ट टू वेयर हाउस फ्रॉम वन वेयर हाउस टू अनदर एज वेल एज फॉर द ड्यू अकाउंटिंग ऑफ गुड्स वाइल स्टोरिंग इन वेयर हाउस। इसका मतलब ये बात कहना चाह रहे हैं कि आपका बॉन्ड जो है वो वैलिड रहेगा अगर सामान आप घर के लिए क्लियर करवा लो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, या एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में आप सामान लेके जा रहे हो। अब बच्चा कहता है सर बट आपने तो कहा था कि वो जो बॉन्ड होगा वो रिडीम हो जाएगा। यस, बॉन्ड रिडीम होगा, बट तब होगा जब आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल की, आपने पूरी ड्यूटी पे कर दी, आपने सारा क्लेश खत्म कर दिया। क्लेश मींस अब कोई क्वेश्चन नहीं रह गया, अब कोई क्वेश्चन नहीं है, सब कुछ लाइबिलिटी आप खत्म कर चुके हैं, फिर जो आपका बॉन्ड होगा ना उसको हम रिडीम करार दे देंगे जी। तो बस ये बात ध्यान देना कि आपके एग्जाम में अगर शॉर्ट नोट बन गया कि वेयर हाउसिंग की बॉन्ड के बारे में बताओ, तो वेयर हाउसिंग बॉन्ड के बारे में क्या बताओगे कि वेयर हाउसिंग बॉन्ड जो है वो ट्रिपल ड्यूटी के बराबर यहाँ पे होता है जी। द बॉन्ड विल रिमेन वैलिड टिल द वेयर हाउस गुड्स, मतलब तब तक वैलिड रहेगा जब तक उस सामान को तुम घर के लिए क्लियर नहीं करवाते या एक्सपोर्ट नहीं करते, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा जी, ठीक है। उसके बाद देखो सेक्शन नंबर 60, परमिशन फॉर डिपॉजिट इन गुड्स इन ए वेयर हाउस। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। डायग्राम जी याद करो, डायग्राम जी, डायग्राम याद करो फटाफट से। सेक्शन 46 की बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं। सेक्शन 46 में क्या लिखा हुआ है कि इंपोर्टर जो है बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा 46 के अंदर। सेक्शन 46 में क्या लिखा होगा कि इंपोर्टर जो है बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा 46 के अंदर, किस लिए, या तो वो घर के लिए या वो वेयर हाउस के लिए। और अगर वेयर हाउस के लिए होगी, जब सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा तो प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर पास करेगा वेयर हाउस में लेके जाने का सेक्शन 60 के अंदर। सर ध्यान रखना मेरी बात को, मेरे बच्चे मेरी बात ध्यान सुनना। मैंने क्या बोला है कि अगर सामान आपको वेयर हाउस में लेके जाना है, मैं दोबारा बोलूंगा जी, अगर सामान आपको वेयर हाउस में लेके जाना है तो वेयर हाउसिंग में लेके जाने के लिए बिल ऑफ एंट्री होगी सेक्शन 46 की। जितने आज तक वैसे बच्चे बहुत कम आए हैं क्योंकि प्रोफेशनल के बच्चे एक अलग ही हवा के अंदर रहते हैं। सर मैंने पता नहीं क्यों फील किया है प्रोफेशनल के बच्चों, कई बच्चों में ना बहुत एटीट्यूड आता है, उनके अंदर एक अलग ही ईगो का अनुभव होता है कि अब तो हमने एग्जी क्लियर कर दी, अब तो ऐसे प्रोफेशनल निकाल दूंगा। सर वो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, निकाल लो, बट ये लाइव आके क्लास ना देखना, ठीक है। और समझ रहे हो मेरी बात, कहना क्या चाह रहा हूँ, ये अपनी हवा में रहना, ये बातें सर एग्जाम के लिए नहीं चलती। मैं सही बता रहा हूँ सर, अगर मैं चाहूँ तो ये क्लास में नॉर्मल डाल भी सकता था, बट मैं फिर भी क्यों लाइव प्रीमियर चला रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लाइव बैठ के यहाँ पे देखोगे उससे आपका ही फायदा होगा। सर सिर्फ 1 सवा घंटे की तो बात है यार,
और मेरे ख्याल से 1-1.25 घंटे तो कोई भी बैठ सकता है। जब फेस टू फेस बैचेस होते थे उस टाइम 2.5-2.5 घंटे क्लास होती थी सर। क्यों? क्योंकि उसमें मैं कराता था नोटिंग, उसमें सारी नोटिंग होती थी। आप चेक करो कस्टम के जो 9 लेक्चर हमने लगाए हैं ना, वो भी विदाउट नोटिंग लिखवाए हैं। आप ये मत समझना कि 9 मल्टीप्लाई 1.5 कितना हो गया भाई, 14-15 घंटे में कस्टम खत्म हो गया। सर उसको कम से कम 20-25 घंटे मान के चलो। क्यों? क्योंकि जब फेस टू फेस क्लास में जब उसकी नोटिंग होगी तो 1-1 घंटा तो नोटिंग में लग जाता है। अब ये सारी नोटिंग आप खुद सोच लो, ये नोटिंग में कितना टाइम लगेगा। मैं नोटिंग अभी क्यों नहीं करा रहा? क्योंकि सिंपल सी बात है, ऑनलाइन है, आप पोज करके आराम से खुद भी पढ़ सकते हो। क्योंकि जब मैं समझा रहा हूं तो उसको लिखना ही तो है। बट वहां पे मैं क्यों लिखवाता हूं, उसका रीजन है क्योंकि जब बच्चा वहां पे आ रहा है, जितनी प्रैक्टिस वो साथ साथ लिखने की करेगा उतना उसका फायदा होगा। अब मैं यहाँ पे अगर लिखवाने के लिए बैठ जाऊंगा तो आप बिल्कुल बोर हो जाओगे, क्योंकि आपसे एक 1.25 घंटा नहीं बैठा रहता। देखो हालात देखो सामने, बच्चा कह रहा है हाय राम यार हमारे में इतना सिलेबस क्यों डाल दिया। कई बच्चे इतने परेशान है कि हमारे में इतना सिलेबस क्यों। अब डाल दे तो करना तो पड़ेगा ना सर, कोई एक्सक्यूज तो देने नहीं है। और ना मैं ये कहूंगा कि छोड़ दो। क्यों कहूंगा सर? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन गया तो फिर, क्योंकि मैंने क्या बोला कि 5 नंबर की दिक्कत है। ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों में ये लगा लो 15-20 नंबर की दिक्कत है। तो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे ध्यान देनी, आपने तो सारा कुछ पढ़ना है। न्यू वाले बच्चों को फिर भी हो सकता है कि हाँ भाई 5 नंबर के लिए मैं क्या पढ़ूंगा। इधर सुनो ध्यान से मेरे फटाफट से। अब याद करो मैंने कहा था कि अगर आपको वेयरहाउस की बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है सेक्शन 46 में, और जो ऑर्डर पास होगा ना कि हाँ अब ये सामान तुम वेयरहाउस के लिए ले जाओ, जो क्लियरेंस ऑर्डर होगा वो सेक्शन 60 में होगा। देखो वो अगला है, देखो री, when the provision section 59 has been complied, the proper officer may make order, देखो क्या है ना, order permitting removal of goods from a custom station for the purpose of deposit in a warehouse under section 60। बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद सेक्शन नंबर 61 ये है पीरियड ऑफ विच गुड्स में रिमेन वेयरहाउस, मतलब कब तक वो सामान वेयरहाउस में रहेगा। आपको मैंने 2 टाइम बताए थे नहीं, आपको मैंने 2 टाइम बताए थे। अगर इंपोर्टर 100% ईओयू है, ईओयू मींस क्या होता है? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। मैं दोबारा बोलूंगा, अगर सामान इंपोर्ट करने वाला 100% ईओयू है, फिर तो लिमिट 1 साल 3 साल 5 साल की नहीं है, वहां सिर्फ एक सिंपल सी लिमिट है टिल क्लियरेंस। मतलब जब तक वो सामान घर के लिए क्लियर नहीं होगा, जब तक वो सामान घर के लिए क्लियर नहीं होगा तब तक वो सामान वेयरहाउस में रह सकता है। और अगर वो ईओयू नहीं है, अदर देन ईओयू है, मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के अलावा है, फिर लिमिट आपकी 1 साल की होगी जी। एक बार चेक करना, कैपिटल गुड्स इंटेंडेड फॉर यूज इन एनी 100% देखो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग, तो उस केस में गवर्नमेंट कह रही है टिल देयर क्लियरेंस फ्रॉम द वेयरहाउस। ठीक है, उसके बाद गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स, मतलब एक तो कैपिटल गुड्स हो गया, एक इनपुट हो गया। पहले इनपुट वाले केस में, मतलब मटेरियल वाले केस में 3 साल की लिमिट होती थी, कैपिटल गुड्स वाले केस में 5 साल की लिमिट होती थी। अब दोनों में ही सेम है। गवर्नमेंट कह रही चाहे वो कैपिटल गुड्स हो चाहे वो अदर देन कैपिटल गुड्स हो, दोनों की टाइम लिमिट क्या है? टिल देयर कंजम्पशन और क्लियरेंस फ्रॉम द वेयरहाउस, मतलब जब तक उसकी क्लियरेंस नहीं कराओगे तब तक वो सामान वहां रख सकते हो। अब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर तुम ईओयू वाले नहीं हो, तुम नॉर्मल पर्सन हो, देखो जी, एनी अदर गुड्स टिल द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, मैं दोबारा बोलूंगा, टिल द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच द प्रॉपर ऑफिसर हैज मेड एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 61। मतलब ये जब ये 61 मींस 60 सबसेक्शन 1, मतलब जब ये सेक्शन 60 का ऑर्डर पास किया होगा, जब ये सेक्शन 60 में ऑर्डर पास किया होगा, वहां से 1 साल तक आप इस सामान को वेयरहाउस में रख सकते हो। बस ये बात ध्यान देना जी। ठीक है, अभी गेम खत्म नहीं हुई जी, आगे देखो जी क्या लिखा हुआ है। प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम और कमिश्नर ऑफ कस्टम एक्सटेंड द पीरियड फॉर विच द गुड्स में रिमेन इन द वेयरहाउस बाय नॉट मोर देन 1 ईयर एट ए टाइम, मतलब 1 साल तक एक्सटेंशन और हो सकती है अगर प्रिंसिपल कमिश्नर को लगता है, मतलब पीरियड एक्सटेंडेबल है, बट आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद देखो, सच गुड्स आर लाइकली टू डिटेरियोरेट, मतलब वो गुड्स डिटेरियोरेट हो रहे हैं, मतलब खराब हो रहे हैं, वो पड़े पड़े खत्म होते जा रहे हैं, उनकी वैल्यू कम होती है, तो उसमें गवर्नमेंट कह रही है फिर हम पीरियड रिड्यूस भी कर सकते हैं। भैया सिंपल सी बात है, अब मान लो कई चीज़ें हवा में उड़ जाती हैं, कई चीज़ें हवा में उड़ जाती हैं, अब जो जो पड़े पड़े हवा में उड़ रही हैं, पड़ी बड़ी खत्म हो रही है, तुम तो कल कह दोगे इतने 100 लीटर था, ये तो 20 लीटर रह गया, भाई हम क्या करेंगे, हमने तो उड़ाया नहीं है, भाई हवा के अंदर उड़ रही है वो चीज़ें। तो अगर हमें ऐसा लगेगा तो हम पीरियड जो है वो कम भी कर सकते हैं। इट मींस अगर ज्यादा करने की पावर है तो कम करने की पावर भी है, बस ये बात ध्यान देना। उसके बाद देखो, अगर उस सामान को देखो, अगर वो सामान वेयर एनी वेयरहाउस गुड्स स्पेसिफाइड इन क्लोज सी ऑफ सब सेक्शन 1, मतलब पता किसकी बात कर रहे हैं? क्लोज सी, इसकी बात कर रहे हैं जी, जिसमें 1 साल की लिमिट है। मतलब जो 100% ईओयू है, जो 100% ईओयू है, उनमें क्या लिखा हुआ है? टिल क्लियरेंस, उसमें कोई 90 दिन की टाइम लिमिट नहीं है।
बट गवर्नमेंट कह रही कि जहां पे टाइम लिमिट तुम्हारी 1 साल की है, भाई जहां तुम्हें सामान 1 साल के लिए रख सकते हो, उस केस में गवर्नमेंट कह रही है अगर वो सामान वेयर हाउस के अंदर पड़ा है, रिमेन इन ए वेयर हाउस बियॉन्ड ए पीरियड फ्रॉम 90 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द पीओ हैज बीन मेड ऑर्डर अंडर सेक्शन 61, इंटरेस्ट शैल बी पेबल एट सच रेट, रेट क्या है 15% पर एनम, एज मे बी फिक्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 47 ऑन द अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेबल एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस ऑफ गुड्स फॉर द पीरियड फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द सेट 90 days टिल द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन द वेयर हाउस गुड्स। मतलब जहां 90 days क्रॉस होंगे वहां से जब तक वो ड्यूटी पे नहीं करेगा वहां तक का इंटरेस्ट लगेगा 15% पर एनम, सेक्शन 47 में जो इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है सर, क्या निकल के आ गया, कहने को 1 साल है, कहने को 1 साल है, बट गवर्नमेंट कह रही 90 दिन के बाद अगर तुमने फिर भी वो सामान वेयर हाउस में रखा तो रखो, 1 साल की लिमिट है, बट तुम्हारे पर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा जी। ये बात यहां पे लिखी हुई है जी। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो न्यू वाला बच्चा चाहे वो ओल्ड वाला बच्चा हो, कि वेयर हाउसिंग पीरियड के बारे में बताओ जी। तो मैं दोबारा बोलूंगा, वेयर हाउसिंग पीरियड के 2 केस बनाना जी, एक तो ईओयू, एक अदर देन ईओयू। ईओयू वाले केस में चाहे कैपिटल गुड्स है चाहे नॉर्मल गुड्स है, उस केस में लिमिट है टिल क्लियरेंस तक, और यहाँ पे इस केस में कितनी लिमिट होगी, नॉर्मल वाले केस में 1 साल की लिमिट होगी, और वहाँ पीरियड एक्सटेंड भी कर सकते हैं कम भी कर सकते हैं। 1 साल वाले केस में 90 दिन के बाद क्या लगना स्टार्ट होगा, इंटरेस्ट, किस रेट से 15% पर एनम, बस ये बात ध्यान दो, ये बातें अभी हमारी निकल के आई हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे फिर गवर्नमेंट क्या कह रही है, प्रोवाइडेड दैट इफ बोर्ड कंसीडर इट इज नेसेसरी टू सो टू डू इन पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में अच्छा है तो आपका इंटरेस्ट वेव ऑफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना बस ये बात लिखी है कि गवर्नमेंट कुछ एक्सेप्शनल नेचर में नोटिफाइड करेगी, अगर गवर्नमेंट को लगता है नहीं जेन्युइन रीजन है, सफिशिएंट रीजन है, तुम यहाँ पे प्रॉब्लम थी तुम्हें इसलिए तुमने यहाँ से क्लियर नहीं किया, तो मतलब अगर कोई जेन्युइन रीजन होगा, या कोई गुड्स और सर्विस गवर्नमेंट नोटिफाइड कर चुकी है, गुड्स सॉरी गुड्स सर्विस नहीं गुड्स, अगर कोई गुड्स, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई द क्लास ऑफ गुड्स, अगर कोई गुड्स क्लास मतलब स्पेसिफाई कर चुकी है तो उन केस में गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि हम तुम्हारा इंटरेस्ट छोड़ भी सकते हैं, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है जी, क्लियर है। उसके बाद एक और सेक्शन नंबर 64, ओनर्स राइट टू डील विद द वेयर हाउस गुड्स। अब मैंने कहा था ना कि मेरा अगर सामान वेयर हाउस के अंदर पड़ा है तो मेरे सामान के वहां पे क्या राइट है, भाई मेरा सामान अगर वेयर हाउस के अंदर है, सोच समझ के बोलना रही, अगर मेरा सामान वेयर हाउस के अंदर पड़ा है तो मेरे सामान जो वहां पे पड़ा है उस पड़े हुए सामान पर मेरे क्या राइट है, उस पड़े हुए सामान पर मेरे क्या राइट है, उस गुड्स के साथ मैं क्या क्या कर सकता हूं। देखो जी यहाँ पे गवर्नमेंट कहना चाह रही है इंस्पेक्ट द गुड्स, आप जाके उसकी इंस्पेक्शन कर सकते हो, डील विद देयर कंटेनर, इन मतलब कंटेनर के साथ डील कर सकते हो, इन सच मैनर एज मे बी नेसेसरी टू प्रिवेंट लॉस और डिटेरोरेशंस और डैमेज, मतलब आप इस तरह से कंटेनर से डील कर सकते हो ताकि आपका लॉस कम से कम हो, डिटेरियोरेट कम से कम हो और गुड्स आपके डैमेज ना हो, इस तरह से आप कंटेनर से डील कर सकते हो। मतलब कंटेनर की थोड़ी बहुत पैकिंग चेंज कर सकते हो, उसको सील कर सकते हो अच्छे से, अगर आपको और करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोर्ट द गुड्स, गुड्स को सोर्ट कर सकते हो, भाई हाँ भाई ये गुड्स को सोर्ट करने का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कई बार देखा होगा मतलब सोर्ट बाय, तो लिखा होता है ना सोर्ट बाय मतलब 8 नेम हो गया, उसका साइज हो गया। आपने कई बार देखा होगा, जैसे हम यार लैपटॉप पे देखो, कंप्यूटर पे देखो, आप राइट की करते हो, राइट की करने के बाद आपको अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पे दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, नहीं, राइट क्लिक करने के बाद ना, राइट क्लिक करने के बाद वहाँ पे आता है रिफ्रेश का बटन आता है, फिर वहाँ पे आता है सोर्ट बाय नेम, साइज, कंटेंट, अलग अलग चीज़ें आती हैं। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे 1 मिनट रुकना जरा सा बस, अब ये हाँ देखो राइट क्लिक करने के बाद सोर्ट बाय में आ रहा है, सेट नेम हो गया, डेटा मॉडिफाइड हो गया, टाइप हो गया, साइज हो गया, असेंडिंग हो गया, डिसेंडिंग हो गया, और कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इसको बोलते हैं सोर्ट। तो ऐसे ही गुड्स को तुम वहां जाके सोर्ट कर सकते हो, अलग अलग क्वालिटी का अलग अलग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शो द गुड्स फॉर सेल, कस्टमर को सेल के लिए गुड्स शो भी कर सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन कई बार बन चुका है ओल्ड सिलेबस के अंदर प्रोफेशनल में। तो अगर प्रोफेशनल में न्यू सिलेबस वाले बच्चे, अगर एग्जामिनर चाहता कि मुझे 2-2 नंबर के बनाने हैं, तो क्वेश्चन बन जाएगा कि ओनर के वेयर हाउस गुड्स पर क्या राइट होंगे। ये 2 नंबर में आपको 4 पॉइंट लिख के आने पड़ेंगे जी। एक बार दोबारा बोलो क्या क्या राइट होंगे। पहला क्या हो गया, इंस्पेक्ट करने का, डील विद कंटेनर हो गया, गुड्स का सोर्ट हो गया और सोर्ट ऑफ द गुड्स हो गया, और शो द गुड्स फॉर सेल। ये 4 चीजें हैं जो आपके ओनर को यहाँ पे राइट होंगे। उसके बाद चेक करना रही सेक्शन नंबर 65, ये इंपॉर्टेंट है जी, ये इंपॉर्टेंट है ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस दोनों के लिए। इधर देखो यहां पे क्या लिखा है जी,
वो कह रहे हैं मैन्युफैक्चर एंड अदर ऑपरेशन इन रिलेशन टू गुड्स इन ए वेयर हाउस। इसका मतलब क्या है भाई, आपका सामान जो है वो वेयर हाउस के अंदर है। उस वेयर हाउस में पड़े हुए सामान से रिलेटेड क्या प्रोसेस आप कर सकते हो, वो सारी बातें 65 में है। मैंने क्या बोला कि आपने मैन्युफैक्चरिंग की। अब अगर आपने वेयर हाउस में पड़े हुए सामान से मैन्युफैक्चरिंग की और अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया, उसमें जो वेस्ट एंड स्क्रैप निकला, तो फाइनल प्रोडक्ट जो हो गया और वेस्ट एंड स्क्रैप जो हो गया, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अब यहाँ पे गवर्नमेंट बताने जा रही है जी। अब एक बार यहाँ पे चेक करना, एक थोड़ा सा पढ़ना यहाँ पे। द ओनर ऑफ एनी वेयर हाउस गुड्स may carry on any manufacturing process or other operations in the warehouse in relation to such goods with the permission of principal commissioner of custom or commissioner of custom and subject to such conditions and on payment of such fees as may prescribe under 65(1). मतलब गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि प्रायर अप्रूवल लेकर, परमिशन लेकर तुम वेयरहाउसिंग में मैन्युफैक्चरिंग या द ऑपरेशन कर सकते हो। बट मेरा मेन पंगा, बस मेरी प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है कि अगर मैं कोई दूसरा ऑपरेशन कर दूंगा, सर अगर मैं कोई दूसरा ऑपरेशन कर दूंगा, कहने का मतलब क्या, मैं एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल देता हूं जी, एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो ये पेन है, एक मिनट रुकना जी, एक सेकंड रुको, मैं आपको थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा ओहो ये एक मिनट रुको यार, हाँ एक मिनट रुको, आपको यहाँ पे दिख रहा है, हाँ ये डिब्बी दिख रही है आपको, ये डिब्बी दिख रही है ना, ये डिब्बी दिख रही है आपको। अब प्लीज ध्यान सुनना, कहना क्या चाह रहा हूं। जैसे मान लो, चलो इसकी बात करता हूं जी, ये पेन है, ये पेन है, ये पेन अगर मैं जैसे ओपन पैकिंग के अंदर पड़ा, अपनी दुकान पर आए, पेन ओपन पैकिंग के अंदर पड़ा, आपने कहा पेन कितने का है, आपने कहा पेन कितने का है, मैं कहा 20 रुपए का है, तो आपने कहा 20 रुपए का, मैं कहा हाँ 20 रुपए का, आपने 20 रुपए दिए और पेन ले गए, काम खत्म हो गया। अब ये पेन जो है ना, ये पेन जो है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो इस डिब्बी के अंदर, सर मान लेते हैं इस डिब्बी के अंदर यहाँ पे ये पेन ऐसे पड़ा हुआ है, ये पेन ये लो, ये पेन ऐसे पड़ा हुआ है और यहाँ पे ना ये पेन बढ़िया तरीके से यहाँ पे सजा के रख रखा है जी। तो आप मेरी दुकान पर आए, आपने कहा सर पेन कितने का है, मैं कह ये पेन तो 150 रुपये का है, वही सेम पेन 20 वाला, वही सेम पेन 20 वाला, मैं कहा 150 रुपये का, अरे 150 करे सर, वो डिब्बी तो बहुत बढ़िया लग रही है, ये पेन कौन सी कंपनी का, मैं कहा पार्कर का, शायद पार्कर का तो नहीं, बट पार्कर जैसा चलता है, क्वालिटी बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है। अच्छा अब जैसे ही खोल के देखा, अब देखो यहाँ पे ना ये पेन अगर आपको दिख रहा हो, ये पेन यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है। सोच के बोलना क्या इस पैकिंग से इस सामान की वैल्यू बढ़ी नहीं बढ़ी, यस बढ़ी। अब सर ध्यान रखना, अब कस्टम में पैकिंग के साथ पेन, पैक्ड पेन पे रेट अलग है और सिर्फ पेन पे रेट अलग है। अब जब मैंने सामान क्लियर किया तो मैंने ये क्लियर किया, जबकि मैं लाया क्या था, मैं ये लाया था, मेरे साथ मैं लाया ये था, बट मैंने जो क्लियर किया ना, मैंने क्लियर ये इसका क्लियर किया है, तो उस पर ड्यूटी का लगाऊंगा। गवर्नमेंट करी वही कहना चाह रही है कि अगर तुमने कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया या कोई अदर ऑपरेशन किया, उसके बाद अगर तुम सामान क्लियर करोगे, उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा, 65 उसकी बातें कर रहा है। अब आपको मैं दिखाता हूं जी 65 की, ये मेन क्रक्स है, ये टेबल मेन क्रक्स है जी, बस ये पढ़ लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा जी, ये पढ़ लेना बस, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब बहुत ध्यान से पढ़ना सर, ये पूरी गेम है सर, 5 नंबर के अंदर क्वेश्चन बन सकता है जी, मैं उम्मीद करता हूँ। ओल्ड सिलेबस के अंदर तो बन ही सकता है, न्यू वाले बच्चों के अंदर भी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल लाइफ में आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है। बहुत ध्यान से देखना, फाइनल प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड, मतलब एग्जाम्पल कपड़े से शर्ट का लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि सिंपल एग्जाम्पल है, समझ में बढ़िया तरीके से आएगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं कपड़े से शर्ट का। मैंने कहा था मेरे पास कपड़ा है, इस कपड़े से मैंने क्या किया, ऐसे करके अपना मतलब सिलाई करके अपना शर्ट बनाई। अब जब कपड़े से शर्ट बनाई, फाइनल गुड्स क्या बना, शर्ट। लाया क्या था, कपड़ा। कपड़े से शर्ट बनाने में छोटे छोटे टुकड़े बाहर निकले। अब गवर्नमेंट कह रही विवेक, अगर तूने फाइनल प्रोडक्ट मतलब शर्ट वेयरहाउसिंग से डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दी, अगर तूने वेयरहाउस से घर के लिए क्लियर नहीं किया, डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दिया, अब एक्सपोर्ट करने पर क्या ड्यूटी पे करनी है? मेरे बच्चे एक बात बताओ, क्या एक्सपोर्ट करने पर कोई भी ड्यूटी पे करनी है? आंसर इज नो, कोई ड्यूटी पे नहीं करनी। बच्चा कहता है सर फिर आप क्या डीबी के क्लेम करोगे? आप
मेरे को लग रहा है कि आपके मुझे कान पकड़ने पड़ेंगे अब। नहीं सही, मैं गुस्से में हूँ सर, गुस्से में। बच्चा कह रहा है सर आपका गुस्सा ही बहुत अच्छा होता है। सर मेरे को गुस्सा आ रहेगा, ध्यान रखना, आप गलत बातें कर रहे हो। बच्चा कह रहा है डीबी के मिलेगा नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे डीबी के कब मिलता है? डीबी के तब मिलता है आप इंपोर्ट ड्यूटी दे चुके हो। यहां तो इंपोर्ट ड्यूटी अभी दी ही नहीं है सर। इंपोर्ट ड्यूटी वेयरहाउसिंग वाले केस में कब देनी थी? जब वो सामान घर के लिए क्लियर करते। मैंने वो सामान घर के लिए क्लियर नहीं किया, मैं कह रहा हूं मैंने वहीं से वहीं एक्सपोर्ट कर दिया, तो जब मैंने इंपोर्ट ड्यूटी ही पे नहीं की तो डीबी के किस बात का? तो मतलब ना तो इंपोर्ट पे ड्यूटी लगी और ना ही एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगी। अब मैंने एक्सपोर्ट क्या किया, कोशिश करो, मैंने एक्सपोर्ट क्या किया? एक्सपोर्ट किया फाइनल गुड्स, एक्सपोर्ट किया फाइनल गुड्स। अब देखना ध्यान से, गवर्नमेंट कह रही है अगर फाइनल प्रोडक्ट आपने एक्सपोर्ट किया, स्क्रैप डिस्ट्रॉय हो गया या एक्सपोर्ट हो गया, नो ड्यूटी ऑन ईदर, कोई भी किसी भी तरह की ड्यूटी नहीं पे की जाएगी, ना तो फाइनल प्रोडक्ट पर और ना उसमें जो वेस्ट निकला उस पर। मतलब जो भी अगर वेस्ट स्क्रैप निकला, अगर चाहे वो डिस्ट्रॉय हो गया चाहे आपने एक्सपोर्ट कर दिया, अगर तो सिंपल से बताओ उस केस में कोई भी ड्यूटी तुम्हें पे नहीं करनी। कब? अगर फाइनल प्रोडक्ट जो तुम्हारा बना वो तुमने एक्सपोर्ट कर दिया, क्योंकि जब इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है तो कोई भी वहां पे कोई भी ड्यूटी की बात नहीं होगी किसी भी तरह की। आगे देखो, फाइनल प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड, आपने शर्ट एक्सपोर्ट की है, आपने शर्ट एक्सपोर्ट की है, बट जो उसका वेस्ट एंड स्क्रैप है, जो वेस्ट एंड स्क्रैप है, स्क्रैप क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, आपने कहा जी ये टुकड़े हैं ना, ये टुकड़े हैं, ये मैं घर के लिए क्लियर करना चाहता हूं। मेरी बातों का जवाब देना सर, मेरे सवालों का जवाब देना। मैंने बोला कपड़े से शर्ट बनी, शर्ट कर दी एक्सपोर्ट। नहीं यार मेरी बात समझ में, कपड़े से शर्ट बनी, शर्ट कर दी एक्सपोर्ट, कपड़े से शर्ट बनी, शर्ट कर दी एक्सपोर्ट, और जो वेस्ट स्क्रैप निकला वो मैंने घर के लिए क्लियर कर लिया। तो जो वेस्ट एंड स्क्रैप मैंने घर के लिए क्लियर किया, उस पर मैं ड्यूटी कौन सी लगाऊं सर? उस पर मैं ड्यूटी कौन सी लगाऊं? तो गवर्नमेंट कहती है पे इंपोर्ट ड्यूटी ऑन स्क्रैप एज इफ स्क्रैप हैज बीन इंपोर्टेड। मतलब आप ये मान के चलो कि जैसे आपने स्क्रैप ही इंपोर्ट किया था, तो स्क्रैप पे जो ड्यूटी का रेट होगा वही ड्यूटी का रेट एप्लीकेबल होगा। कब? अगर आपने फाइनल प्रोडक्ट आपने क्या किया? एक्सपोर्ट किया। अब लास्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से, फाइनल प्रोडक्ट क्लियर फॉर होम कंजम्पशन, मतलब आपने शर्ट अब घर के लिए क्लियर कर रहे हो। तो मेरे बच्चे, आप जो शर्ट अगर घर के लिए क्लियर कर रहे हो, देखो जी, पे इंपोर्ट ड्यूटी ऑन एंटायर क्वांटिटी ऑफ गुड्स इंपोर्टेड, देयर इज नो स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रैप, मतलब स्क्रैप का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। पे इंपोर्ट ड्यूटी ऑन द एंटायर क्वांटिटी ऑफ गुड्स इंपोर्टेड, मतलब पूरी वैल्यू पर आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। और ध्यान रखना यहां पे वेस्ट पर वेस्ट वाला रेट एप्लीकेबल नहीं होगा, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। मैं दोबारा बोलूंगा, वेस्ट पर वेस्ट वाला रेट एप्लीकेबल नहीं होगा, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये 3 पॉइंट निकल के आ रहे हैं। तो मतलब सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूं सर, मेन डिपेंड करता है कि आपने फाइनल गुड्स के साथ क्या किया। एक बार दोबारा से, अगर फाइनल गुड्स को आपने एक्सपोर्ट कर दिया तो वेस्ट, चाहे वो डिस्ट्रॉय हो चाहे वो स्क्रैप हो, कुछ भी हो, उस पर कोई ड्यूटी पे नहीं करनी। फाइनल को आपने एक्सपोर्ट किया बट वेस्ट आप होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कर रहे हो, तो आप ये मानोगे कि जैसे आपने वेस्ट ही इंपोर्ट किया था तो वेस्ट वाला रेट लगा दो। अगर आपने मतलब फाइनल प्रोडक्ट को होम कंजम्पशन के लिए क्लियर किया तो फिर पूरी वैल्यू पर इंपोर्ट ड्यूटी एप्लीकेबल होगी, स्क्रैप पर स्क्रैप वाला रेट एप्लीकेबल नहीं होगा, बस ये बात ध्यान देना। ये 3 पॉइंट आपके निकल के आ रहे हैं इस केस में, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है जी। लो जी, अब यहाँ पे ये तो हो गया सेक्शन नंबर 65। ये जो बातें ऊपर लिखी हैं इसी को इन्होंने इसमें कन्वर्ट किया जी, इसी को इन्होंने इसमें कन्वर्ट किया। ये बात क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे ये सेक्शन है 66, इररेलेवेंट सेक्शन है जी, प्रैक्टिकल लाइफ में तो फॉलो नहीं होता। एक पावर है गवर्नमेंट के पास, देखो पावर क्या है, पावर टू एग्जम्प्ट इंपोर्ट मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन वेयरहाउस। मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि गवर्नमेंट के पास एक पावर है, गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास एक पावर है कि जो इंपोर्ट मटेरियल, जो आपने बाहर से सामान इंपोर्ट किया, उस पर जो भी आपकी ड्यूटी है हम एग्जम्प्ट कर सकते हैं स्पेसिफाइड केसेस में। ठीक है, तो एक पावर है, एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस 0% है। तो इसमें बस ये बात ध्यान देना कि गवर्नमेंट के पास एक पावर है कि जो भी आपने सामान इंपोर्ट किया उसकी ड्यूटी भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है? एग्जाम कर सकती है। सेक्शन 66 में ये बात लिखी है। अब एक सेक्शन 67 देखो जी, रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम वन वेयरहाउस टू अनदर वेयरहाउस। इसके अंदर भी सिंपल सी बात है सर, इसके अंदर भी खास बात कुछ नहीं है। वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम्हारा सामान एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस में जाएगा, अगर तुम्हारा सामान एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस में जाएगा, तो उस केस में तुम्हारा बॉन्ड जो है ना, जो तुमने बॉन्ड एग्जीक्यूट किया था, मुझे फटाफट से बोल दो जी, आपने जो इनटू बॉन्ड एग्जीक्यूट किया था ड्यूटी के 3 टाइम्स, तो वही सेम बॉन्ड रहेगा।
वही सेम बॉन्ड रहेगा, बॉन्ड दोबारा से एग्जीक्यूट नहीं करना, ये बात है। प्रोवाइडेड, अगर आपने वेयर हाउस में पड़ा हुआ सामान किसी और को बेच दिया, अगर आपने उस वेयर हाउस के अंदर पड़ा हुआ सामान किसी दूसरे को बेच दिया, फिर दूसरे पर्सन को नया बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। पुराने वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? रिडीम, क्योंकि अब वो सामान क्लियर करेगा, तुम सामान क्लियर नहीं करोगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, मैं ओनर हूं, मैं सामान लेकर आया, मेरा सामान वेयर हाउस के अंदर है, अब वो सामान लेके जाना पड़ा दूसरे वेयर हाउस में। क्यों? मान लो पहले वेयर हाउस ने कोई कॉन्ट्राडिक्शन कर दिया, कोई कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, कंडीशन ब्रेक कर दी, अब उससे कहीं और लेके जाना है, तो जो बॉन्ड वहीं एग्जीक्यूट था वही सेम वहां पे रहेगा। मैंने क्या किया? वो सामान किसी और को बेच दिया, और जिसको वो सामान बेचा, अब कस्टम ड्यूटी कौन पे करेगा? मैं या वो पे करेगा। अब वो सामान दूसरे वेयर हाउस में जा रहा है, तो गवर्नमेंट कह रही इस केस में पुराने वाला बॉन्ड क्या होगा? रिडीम, क्योंकि वो मेरा था, और ये पर्सन जो है ये नए वाला बॉन्ड एग्जीक्यूट करेगा। ये बात यहां पे निकल के आएगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात लिखी है, देखो जी, टू अनदर, यहाँ पे क्या लिखा उन्होंने, देखो, द ओनर ऑफ एनी वेयरहाउस गुड्स मे द परमिशन ऑफ प्रोफेसर रिमूव देम फ्रॉम वन वेयरहाउस टू अनदर वेयरहाउस सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब फॉर द ड्यू अराइवल ऑफ द वेयरहाउस गुड्स एट द वेयरहाउस टू विच रिमूवल इज परमिटेड जी, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 68, ये तो हम पहले कर चुके हैं जी, ये दोबारा नहीं करवा रहा मैं। सेक्शन नंबर 68, ग्रीन कलर की बिल ऑफ एंट्री। हाँ जी, फटाफट से, ग्रीन कलर की बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है जब वेयरहाउस से आप सामान घर लेके आते हो। तो देखो वही बात लिखी है, बट यहाँ पे एक पॉइंट एडिशनल है। वो क्या एडिशनल है? provided further that the owner of any warehouse goods may at any time before the order of clearance of goods for home consumption, मतलब सामान को घर के लिए क्लियर करवाने से पहले ही आपने अपना राइट रिलिंक्विश कर दिया, छोड़ दिया कि इस गुड्स पर मैं अपना राइट छोड़ रहा हूं, तो has been made in respect of such goods relinquish his title to the goods upon payment of penalty, ठीक है, that may be payable in respect of goods अपॉन सच रिलिंक्विशमेंट ही शैल नॉट बी लाइबल टू पे ड्यूटी। ऑब्वियस बात है, जब मैंने अपना राइट ही रिलिंक्विश कर दिया तो गवर्नमेंट कह रही है उस केस में तुम ड्यूटी पे करने के लाइबल भी नहीं होगे, ठीक है। अगर ये बात आपको समझनी है, मैं हर कस्टमर की क्लास में कह रहा हूं जी, बदमाश कंपनी मूवी देख लेना, एक मूवी मेरे कहने से देख लो, 2-2.5 घंटे की मूवी है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बोलोगे कि सर वाकई ही कस्टम की आधी बातें समझ में आ गई। ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, आपको बदमाश कंपनी मूवी के अंदर लाइव दिख जाएगा। जब वो वहाँ से बाहर सामान इंपोर्ट करते हैं, वहाँ पे अपना राइट लिंकिश कर देते हैं कि ये तो राइट, ये तो सामान मेरा है ही नहीं, ये सामान मैं छोड़ रहा हूँ, अपना राइट लिंकिश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो ड्यूटी पे नहीं करना चाहते। आप अगर देखोगे मूवी 2.5 घंटे लगेंगे सर आपके, वैसे भी आपने कई वेब सीरीज देखी हैं, तो एक बार बैठ के ना 2.5 घंटे, ये मत सोचना कि उस मूवी को देखने के बाद टाइम वेस्ट होगा, नहीं होगा सर, बातें इवन और समझ में आएंगी बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो मैं जो मूवी बता रहा हूँ ऐसे मूवी नहीं बता रहा, अगर आपने देखी है वेल एंड गुड है, नहीं देखी तो एक बार जरूर देखना। उसके बाद देखो जी, provided also that the owner of any goods warehouse goods shall not be allowed to relinquish his title to such goods regarding which an offence appear to have been committed under any this act or any other law, मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि उसका राइट तो मेरे रिलिंक्विश नहीं करने देंगे जहां हमें कोई घपलेबाजी लग रही है, हमें दाल में कुछ काला लग रहा है कि हाँ भाई तुम राइट रिलिंक्विश कर रहे हो, कुछ ना कुछ घपलेबाजी कर रहे हो, तो वहां राइट रिलिंक्विश नहीं करने देंगे, मतलब तुम्हें वहां पे ड्यूटी देनी पड़ेगी और सामान क्लियर करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारी सेक्शन नंबर 68 है कि बिल ऑफ एंट्री आपको फाइल करनी होती है इलेक्ट्रॉनिक, अगर घर के लिए क्लियर करवाना है, बट अगर उससे पहले राइट लिंकिश कर दिया तो ड्यूटी पे नहीं करनी। बट कुछ गुड्स पे आप राइट लिंकिश नहीं कर सकते जहां पे हमें स्मेल आ रही है कि आप कुछ दाल में काला करने वाले हो। उसके बाद सेक्शन नंबर 69। अब सेक्शन नंबर 69 में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन नंबर 69 में है कि वेयरहाउस गुड्स को अगर आपने डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दिया तो बताओ जी क्या करेंगे। आपको मैंने कहा था वेयरहाउस गुड्स को दो चीज होंगी, या तो घर के लिए क्लियर करवाओगे या एक्सपोर्ट कर दोगे। अब अगर आपने घर के लिए क्लियर करवाया फिर तो आपने सेक्शन 68 की बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है। भाई अगर सामान आपने घर के लिए क्लियर करवाना है फिर तो आपने सेक्शन 68 की बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है। बट अगर वो सामान वेयरहाउस वाला वहीं पड़े पड़े आप उस सामान को एक्सपोर्ट करते हो, तो अगर उस सामान को एक्सपोर्ट करते हो तो याद करो एक्सपोर्ट प्रोसीजर, कल की क्लास याद कर लो रात को 10 बजे वाली। एक्सपोर्ट प्रोसीजर, बिल ऑफ एंट्री का क्या फाइल करोगे? शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करोगे, वही सेम बात यहाँ पे। देखो जी, अगर आप क्लियरेंस फॉर वेयरहाउस गुड्स एक्सपोर्ट तो ऑब्वियस ही बात है आप शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करोगे। अगर आपको उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी है तो आप एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करोगे, नहीं देनी तो आप नहीं दोगे, क्योंकि कुछ गुड्स ऐसे होंगे जहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी, कुछ गुड्स ऐसे होंगे जहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी आपको पे ही नहीं करनी। ये बात क्लियर हो जाए। बट गवर्नमेंट ये बात करे कि वो गुड्स आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे
वो गुड्स आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे जो हमें स्मगलिंग वाली लग रही हैं। तो अगर आप उस गुड्स को एक्सपोर्ट करते हो तो हमें पहले यहां पे सारी एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करके जाओ, फिर वो गुड्स एक्सपोर्ट करो ताकि ड्यूटी हमारे पास आ जाए। और अगर हमने प्रोहिबिशन लगा दी है तो फिर आप गुड्स को एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते। देखो यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ओपिनियन दैट वेयर हाउस गुड्स ऑफ एनी स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन आर likely to be smuggled back into India, it may by notification in the official gazette direct that such goods shall not be exported to any place outside India without payment of duty or may be allowed be so exported subject to such restrictions and condition as may be specified the notification। वही बात मैंने बोली है जी, मैंने क्या बोली, या तो एक्सपोर्ट करने नहीं देंगे, कंडीशन लगा देंगे, या क्या कर लेंगे, एक्सपोर्ट करना है तो सारी ड्यूटी यहां पे देके जाओ फिर एक्सपोर्ट करो, चाहे ड्यूटी नहीं लगती फिर भी एक्सपोर्ट ड्यूटी यहां पे देके जाओ जी। क्यों? क्योंकि हमें खुशबू आ रही है किस चीज की कि भैया स्मगलिंग वाले गुड्स हैं जी। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू कर चुकी है टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग गुड्स विच शैल बी एलिजिबल फॉर ड्यूटी रेमिशन ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लॉस व्हेन डिपॉजिट इन ए वेयर हाउस। मतलब अगर आपका वेयर हाउस में पड़े पड़े नेचुरल लॉस हो गया, ठीक है, तो उस गुड्स पे आप मतलब ड्यूटी छोड़ सकते हो, आपको ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। कुछ गुड्स नोटिफाइड कर चुके हैं, देखो जी, एविएशन फ्यूल हो गया, मोटर स्पिरिट हो गया, मिनरल टर्पटाइन हो गया, ठीक है, मेथनॉल हो गया, वाइन हो गया, स्प्रिट हो गया, बियर हो गया। मतलब आप सब जानते हो लिक्विड चीज़ें थोड़ी बहुत लीक होती रहती हैं सर, तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर इसमें कुछ मतलब तुम्हारी क्वांटिटी कम हो गई है तो उस पर हम ड्यूटी क्या कर देंगे, रेमिट कर देंगे। ये बात ध्यान देना। तो ये हमारे एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 70 भी ओके ओके जी, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कह रहे हैं अलाउंस इन केस ऑफ वोलेटाइल गुड्स। अब वोलेटाइल का मतलब क्या होता है जी, नेचर चेंज हो गई जी। वोलेटाइल का मतलब क्या कि गुड्स की नेचर चेंज हो गई। अगर गुड्स की नेचर चेंज हो गई, बड़े बड़े गुड्स की नेचर चेंज हो गई, तो क्या जो मैंने सामान इंपोर्ट किया था उस पर ड्यूटी पे करूंगा? नहीं, जो सामान मैंने क्लियर किया होगा उतनी वैल्यू पे ड्यूटी पे करूंगा। मतलब वोलेटाइल का मतलब देखो क्या लिखा है, गवर्नमेंट कह रही है वेयर हाउस फाउंड टू बी डेफिशिएंट इन क्वांटिटी ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लॉस, द असिस्टेंट और डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम में रेमिट द ड्यूटी ऑन सच डेफिशिएंसी। ये 71 है। मतलब अगर उसकी क्वांटिटी में डेफिशिएंसी आ गई, गुड्स में वोलेटिलिटी आ गई, तो गवर्नमेंट कह रही जितना सामान तुम क्लियर करोगे, अगर 100 किलो था, अगर मान लो 98 केजी है, तो 98 केजी तुम अगर क्लियर कर रहे हो तो 98 केजी पर ही ड्यूटी पे करोगे। ये सेक्शन 70 में लिखा हुआ जी। When all the imported goods warehouse have been cleared for home consumption on payment of duty or exported or otherwise duly accounted, the bond furnished by importer under section 59 is cancelled and returned to the importer। वो तो मैंने आपको बता ही दिया जी। अब दो सेक्शन मेनली हमारे बचे हैं जी, एक तो सेक्शन 71 है और एक 72 है। 71 तो है प्रॉपर रिमूवल, 72 है इम्प्रॉपर रिमूवल जी। बस अब यहाँ पे 5 मिनट बैठ के सुन लेना जी, चैप्टर हमारा पैकअप है जी। आपने देखा होगा सर चैप्टर में कुछ नहीं है, सिर्फ एक फ्लो चल रहा है, बार बार एक ही फ्लो चल रहा है। और किस पे टिका हुआ पूरा चैप्टर? उस वेयर हाउस के ऊपर। अगर आपके दिमाग में इमेजिनेशन है ना वेयर हाउस की, तो चैप्टर बच्चों वाला है सर। और प्रोविजन बिल्कुल सिंपल है, चलते जा रहे हैं, बस बिल्कुल सीक्वेंस में चलते जा रहे हैं। अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, दो सेक्शन मेनली बैलेंस बचे हैं, 71 72। 71 कहता है प्रॉपर रिमूवल। प्रॉपर रिमूवल मींस कि अगर तुमने सेक्शन 68 की बिल ऑफ एंट्री फाइल की, तुमने सारी ड्यूटी पे कर दी, कोई इंटरेस्ट था इंटरेस्ट पे कर दिया, पेनल्टी थी पेनल्टी पे कर दी, विद इन टाइम सब कुछ आपने चकाचौंध के तरीके से, मतलब बिल्कुल सही तरीके से पे कर दिया, ओके तरीके से पे कर दिया, तो इट मींस रिमूवल तुम्हारी प्रॉपर है, उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये देखो यहां पे क्या लिखा है, सेक्शन 71 प्रोवाइड दैट नो वेयरहाउस गुड्स शैल बी टेकन आउट ऑफ ए वेयरहाउस एक्सेप्ट on clearance for home consumption or export or removal to another warehouse or as otherwise provided by this act। मतलब जब तक वो सामान क्लियर नहीं होगा, जब तक वो सामान क्लियर नहीं होगा तब तक वो सामान क्लियर नहीं होगा, जब तक, मैं उल्टा बोल रहा था, तब तक वो सामान क्लियर नहीं होगा जब तक तुम बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं कर दोगे। मतलब 68 की हो गया, 69 में एक्सपोर्ट वाला केस हो गया जी, और दूसरे वेयरहाउस में लेके जाने वाला, अगर तुम्हें प्रॉपर उनके प्रोविजन फॉलो नहीं कर लिए तब तक वो तुम सामान क्लियर नहीं कर पाओगे। इसको बोलते हैं प्रॉपर रिमूवल। अब है इम्प्रॉपर रिमूवल क्या जी? इम्प्रॉपर रिमूवल ये है, देखो, वेयर एनी वेयरहाउस गुड्स आर रिमूव फ्रॉम ए वेयरहाउस इन कॉन्ट्रावेंशन सेक्शन 71। 71 क्या है? प्रॉपर रिमूवल। मतलब आपने बिना बिल ऑफ एंट्री के सामान क्लियर कर दिया, आपने बिना शिपिंग बिल के एक्सपोर्ट कर दिया, आप दूसरे वेयरहाउस में लेके गए विदाउट परमिशन के बिना, तो भैया ये कर क्या रहे हो? ये इम्प्रॉपर रिमूवल है, ये इम्प्रॉपर रिमूवल है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इम्प्रॉपर रिमूवल को डिफाइन करो। तो इम्प्रॉपर रिमूवल मींस सेक्शन 71 का आपने क्या कर दिया? कॉन्ट्रावेंशन कर दिया। उसके बाद जी
where any warehouse goods have not been removed from a warehouse at the expiration of the period during which goods are permitted under section 61 to remain in warehouse। मतलब 1 साल हो चुका है फिर भी तुम्हारा सामान वेयरहाउस के अंदर पड़ा है, क्यों भाई? नहीं क्यों, मतलब 1 साल की लिमिट थी ना, तो 1 साल के बाद भी वहां क्यों पड़ा है? और अगर फिर भी तुमने क्लियर नहीं किया, उसके बाद तुम क्लियर करोगे, तो मतलब क्या है? वो इम्प्रॉपर रिमूवल है, प्रॉपर रिमूवल नहीं है। प्रॉपर मींस क्या होता है? जो प्रोविजन है उसके बेस पे मैंने सब कुछ काम किया और सही तरह से रिमूव किया। इम्प्रॉपर मींस उसको मैंने फॉलो ही नहीं किया। आगे लास्ट, where any goods in respect of which a bond has been executed under section 59 and which not have been cleared for home consumption or export or any duly accounted for to the satisfaction of the proper officer। मतलब जो आपने बॉन्ड एग्जीक्यूट किया था उस सामान को आपने क्लियर नहीं किया विद प्रॉपर सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर। जैसे मैंने कहा वेयर हाउस में सामान पड़ा था, मैं किसी को सेल कराने के लिए दिखा के लाया, या मैं कुछ वहां से सैंपल ले गया और सैंपल लेके जाने के बाद वापस ही नहीं लेके आया, तो क्या वो जो मैंने सैंपल लेके गया, क्या वो प्रॉपर रिमूवल थी? इम्प्रॉपर थी। वो इम्प्रॉपर रिमूवल थी ना। अब बच्चा कह रहा है सर अगर वो इम्प्रॉपर रिमूवल होती है, अगर मान लो वो इम्प्रॉपर रिमूवल होती है, उस केस में क्या होगा? फिर इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी लगेगा, और क्या लगेगा? भाई जो ड्यूटी देनी है वो तो देनी ही है, साथ में इंटरेस्ट पेनल्टी भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, बस ये बात ध्यान दो जी। देखो ये यहाँ पे क्या लिखा है? द प्रॉपर ऑफिसर लिखा ना, मे डिमांड द ओनर ऑफ सच गुड्स पे फुल अमाउंट ऑफ ड्यूटी चार्जेबल ऑन अकाउंट ऑफ सच गुड्स टुगेदर विद इंटरेस्ट फाइन पेनल्टी पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स। वही लिखी है जी यहाँ पे। इफ एनी ओनर फेल हो गए जी आप देने में टू पे एन अमाउंट डिमांडेड सबसेक्शन 1, द पीओ में विदाउट prejudice to the any other remedy cause to be detained and sold after notice to the owner। मतलब आपका सामान बेच देंगे और बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा उससे हम रिकवरी करेंगे, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 72 है। 73 लास्ट प्रोविजन जी। लास्ट प्रोविजन क्या? कैंसलेशन एंड रिटर्न द वेयरहाउसिंग बॉन्ड। जो 59 में, याद करो 59 में कितना बॉन्ड एग्जीक्यूट किया था? फटाफट से बोलो जी, बस लास्ट पॉइंट है। 59 में कितना बॉन्ड एग्जीक्यूट किया था? 3 गुना। तो गवर्नमेंट करिए वो 3 गुना जो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया था, जब वो सामान प्रॉपर तरीके से आप क्लियर करवा लोगे विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी, तो वो बॉन्ड को हम कैंसिल कर देंगे और तुम्हें वापस दे देंगे। भाई ये तुम्हारी अमानत है, तुम अपने पास रख लो जी। देखो जी, व्हेन द होल ऑफ गुड्स कवर्ड बाय बॉन्ड executed under 59 have been cleared for home consumption or exported or transferred to otherwise duly accounted for, and when all the amount due on account of such goods have been paid, the PO shall cancel the bond as discharge in full and shall on demand deliver to so cancel to the person who had executed or is entitled to receive it। मतलब सिंपल बता, उस पर्सन को हम बॉन्ड दे देंगे वापसी, भैया तुम्हारी सिक्योरिटी है, इसको पकड़ो अपने हाथ में। क्यों? क्योंकि तुमने सारे कंप्लाइंस पूरे कर दिए, तुमने सारी पेमेंट कर दी, अब हमें इस बॉन्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। 73 में हो गया कैंसिल। और लास्ट जी 73A, 73 कस्टडी एंड रिमूवल ऑफ वेयरहाउस गुड्स। 73 ये नया सेक्शन आया था फाइनेंस एक्ट 16 में, टू प्रोवाइड फॉर द कस्टडी ऑफ वेयरहाउस गुड्स till their removal would be the part of the person who has been granted the warehouse licensee। It is now provided that if the goods are removed in contravention to the section 71, licensee would be able to pay duty, interest, fine, penalty। वो तो मैंने आपको बता ही दिया जी। अगर वो इम्प्रॉपर रिमूवल होगी, देखो यहाँ पे इन्होंने अभी ये बात यहीं पे ऐड कर दिया कि अगर वो इम्प्रॉपर रिमूवल है तो आपको इंटरेस्ट, पेनल्टी और फाइन भी देना पड़ेगा। वही सेम बात इन्होंने यहाँ पे लिखी है जी, वही सेम बात इन्होंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, लो जी अभी लास्ट 2 केस लो हैं, फटाफट से ये पढ़ते हैं। लाइट चली गई है, ऐसा ना हो कि बीच में रिकॉर्डिंग ही बंद हो जाए। अगर बाई चांस 2% या 1% अगर रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, लेक्चर हमारा ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। अगली क्लास के स्टार्टिंग में ये दोनों केस लो करवा दूंगा अगर रिकॉर्डिंग बंद हो गई, क्योंकि ना कई बार जब मैं लाइव आता हूँ तो बीच में रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, फिर बच्चा कहता है सर दोबारा कब आओगे। तो पहले मैं क्लियर कर दूँ। आओ जी स्टार्ट करते हैं केस लो। केस लो बिल्कुल सिंपल है। ये दोनों केस लो में से जी एक केस लो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे लिख के ले ले जी, आपके एग्जाम में बनेगा। और न्यू वाले बच्चे मत लिखें, क्योंकि बन भी सकता नहीं भी बन सकता जी। न्यू वाले बच्चे तो कह रहे हैं सर हमारा होगा क्या, ये बता दो। मुझे भी नहीं पता क्या होगा, करते रहो बस सर। कहते हैं 3 इडियट में बस किसी भी क्लास में जाके बैठ जाओ, समझने को मिल रहा है, पढ़ते रहो, इतना है कस्टम हमारे सिलेबस में। आगे देखो यहाँ पे फटाफट से। अब केस है क्या, पहले फैक्ट पढ़ते हैं। केस का फैक्ट क्या है? द इंपोर्टर वॉज टू रिमूव गुड्स फ्रॉम वेयरहाउस 25 दिसंबर 96। इंपोर्टर ने ना गुड्स को रिमूव कर दिया था 25 दिसंबर 96 को। डिपार्टमेंट इशू डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन 72 इम्प्रॉपर रिमूवल। उसने इम्प्रॉपर रिमूवल का नोटिस इशू कर दिया कि भाई तुमने रिमूवल इम्प्रॉपर किया है। द इंपोर्टर ने फिर बिल ऑफ एंट्री फाइल की 21 जनवरी 98 को। भाई 21 जनवरी 98 को दोबारा बिल ऑफ एंट्री फाइल की। द ड्यूटी वाज नील, उस टाइम ड्यूटी नील हो गई थी बाय एग्जम्पशन नोटिफिकेशन एट द टाइम ऑफ सबमिशन बिल ऑफ एंट्री। मतलब 21 जनवरी 98 को
इशू व्हाट इज द रेलिवेंट रेट ऑफ ड्यूटी, मतलब अब यहां पे आर्ग्यूमेंट क्या है, इंपोर्टर आर्ग्यू कर रहा है जी रेलिवेंट डेट ऑफ ड्यूटी 15/1 की लेते हैं, जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं उस टाइम ड्यूटी नील थी तो मैं नील ड्यूटी लूंगा। डिपार्टमेंट कह रहा है हेलो भैया ये केस इम्प्रॉपर रिमूवल का है, और अगर केस इम्प्रॉपर रिमूवल का है तो उस केस में बिल ऑफ एंट्री की डेट काउंट नहीं करेंगे, फिर तो जो तुमने एक्चुअल रिमूवल किया था उस टाइम जो ड्यूटी का रेट होगा ना उस टाइम की ड्यूटी एप्लीकेबल होगी। देखो डिपार्टमेंट कह रहा है सेक्शन 68 वो बिल ऑफ एंट्री वाला और 15 आर एप्लीकेबल टू केसेस, उस केस में एप्लीकेबल होता है फॉर प्रॉपर रिमूवल ऑफ गुड्स। दिस इज अ केस ऑफ इम्प्रॉपर रिमूवल गवर्न बाय सेक्शन 72, हेंस रेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल शैल बी वन प्रिवेलिंग एट द ऑफिशियल ड्यू डेट ऑफ रिमूवल, जो पहली तुम्हारी रिमूवल की डेट थी नोट 21 जनवरी 98, हेंस ड्यूटी इज पेबल। तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया दिस कंटेंशन ऑफ डिपार्टमेंट इज करेक्ट एंड द रेट एप्लीकेबल ऑन डीम्ड, मतलब मानो ना मानो मानना ही पड़ेगा, डीम्ड रेट ऑफ रिमूवल शैल बी टेकन ऑफ असेसमेंट, मतलब 25 दिसंबर 96 का रेट एप्लीकेबल होगा। भैया चुप करके बैठ जाओ, यहाँ पे ड्यूटी तुम्हें देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी रिमूवल प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है। तो देखो ये केस स्टडी बन सकती है ना, और वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर ये सेम केस लो बन गया, बिल्कुल बच्चों वाली बात है। बस ये बात ध्यान देना कि प्रॉपर रिमूवल अगर होगी तो फिर रेट ऑफ ड्यूटी मैंने कहा था कि आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे उस टाइम के आप लोगे सेक्शन 68 की, ठीक है, बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे तब की। बट यहां पे प्रॉपर रिमूवल नहीं है, इम्प्रॉपर है। तो भैया जब आपने फिर क्लियर किया पहली बार, फिर जो वो रेट होगा ना वो रेट एप्लीकेबल होगा जी, ये बात ध्यान देना। अगला केस लो, लास्ट केस लो, देखो जी। द गुड्स वर डिपोजिट इन ए वेयर हाउस एंड ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड एक्सटेंशन वाज साउट एंड ग्रांटेड, मतलब डिमांड इतनी थी तो एक्सटेंशन आपने ले ली और ग्रांट कर दी गई। इवन द एक्सटेंडेड पीरियड वाज ओवर बाय 31 दिसंबर 2001, एक्सटेंडेड पीरियड भी खत्म हो गया जी। स्टिल द गुड्स वर नॉट रिमूव, इन द मीन टाइम द गुड्स वर डिस्ट्रॉयड इन द वेयर हाउस, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया जी। देन द इंपोर्टर अप्लाइड फॉर रेमिशन अंडर सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट। क्या रेमिशन मिलेगा? सोच के बोलना, एक्सटेंडेड पीरियड भी खत्म हो गया, अगर एक्सटेंडेड पीरियड खत्म ना होता फिर डिस्ट्रॉय हो जाता, फिर डिपार्टमेंट की ड्यूटी थी। जब एक्सटेंडेड पीरियड भी खत्म हो गया, तुमने फिर भी क्लियर नहीं कराया और फिर वो सामान डिस्ट्रॉय हो गया, आप कह रहे ड्यूटी रेमिट करो, आप कह रहे हो ड्यूटी रेमिट करो सर, सामान जल गया मेरा, मैं ड्यूटी पे नहीं करूंगा। तो गवर्नमेंट की तरह कान पकड़ो आपने, तेरे से हम ड्यूटी भी लेंगे बेटे, कान पकड़ा आपने, तेरे से हम ड्यूटी भी लेंगे, इंटरेस्ट भी लेंगे, पेनल्टी भी लेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सटेंडेड पीरियड के बाद भी तूने सामान क्लियर नहीं किया। तो पहली बात तो ये इम्प्रॉपर रिमूवल होगी, याद करो सर। अगर आप एक तो ना आप मेरी तरफ ऐसे देखते हो ना घूर के तो मुझे डर लगता है। सेक्शन 72 का इम्प्रॉपर रिमूवल देखना क्या लिखा है, आपके डेट एक्सपायर हो गए उसके बाद आप रिमूव कराओगे, इम्प्रॉपर रिमूवल वाला केस है। तो भाई साहब ये भूल के मत बोल देना कि ड्यूटी रेमिट कर दो, ड्यूटी रेमिट होती अगर प्रॉपर रिमूवल की बातें होती। मैंने नहीं कहा सर, हाई कोर्ट ने कहा है नो रेमिशन अंडर सेक्शन 23 ऑफ द कस्टम एक्ट वेयर हाउस गुड्स इफ दे आर लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड इन द वेयर हाउस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ वेयर हाउसिंग पीरियड। फर्दर हेल्ड दैट द बेनिफिट ऑफ रेमिशन इज अवेलेबल ओनली टू द प्रॉपर रिमूवल, सिर्फ प्रॉपर रिमूवल को मिलती है, इम्प्रॉपर रिमूवल को नहीं मिलती। तो फाइनली अब जाके यहाँ पे वेयर हाउसिंग वाला चैप्टर पैकअप हो गया जी। तो इतना एग्जीक्यूटिव में था नहीं, तो इतना टाइम मैंने वहाँ पे लगाया भी नहीं था। अब खुद देख लो जो कल हमने 10-15 मिनट में एग्जीक्यूटिव में ख़त्म किया था, क्योंकि उनके सिलेबस में था ही उतना, आपके सिलेबस में पूरा चैप्टर था, ठीक है। जबकि न्यू सिलेबस के अंदर इतना रेलिवेंट नहीं है सर, है तो बिल्कुल बेसिक बातें, बट हमें करनी थी। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा लगे कि बाद में अगर क्वेश्चन बन गया आसान सा तो हमने किया ना हो, ठीक है। तो फाइनली जाके खत्म हो चुका है, एक बार फटाफट से आप गो थ्रू कर लेना। इसके नोट्स, इतने हिस्से के नोट्स मैं आपके टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और वहाँ से आप देख के पढ़ सकते हो। और इसको चाहे वो 70 पेज के साथ ना 71 पेज के साथ इसको अटैच कर लेना। जो जो नोट्स मैं एडिशनल डालूंगा उसको साथ अटैच करते रहना, जितने पेज के बनेंगे बस वही नोट्स आपके प्रोफेशनल के लिए हैं, उसी को आपने पढ़ना है जी, ठीक है। चलो नहीं, फिर बाकी मुलाकात करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल की क्लास में। कल हम करेंगे रिफंड वाला चैप्टर, रिफंड वाला वैसे हमने किया था एग्जीक्यूटिव में, बट थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे। और फिर एक चैप्टर एडवांस रूलिंग का, वही बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन बनेगा ओल्ड सिलेबस के अंदर तो बनेगा, न्यू के अंदर तो वही दोबारा बोलूँगा जी, ठीक है जी। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, लव यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर प्यार दे के जाना सर, नहीं तो आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो जी।